दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 266 अमरता के मार्ग की क्रूरता। क्षमतावान व्यक्ति जिसमें महत्वाकांक्षा की कमी होती है, वह न केवल अपनी क्षमता को निराश करता है बल्कि दुनिया को भी निराश करता है। बायुतियान ने बिस्तर पर पड़े काले हाथ को देखा और गंभीरता से कहा, लेकिन क्यू और किंगशियाओ संप्रदाय के अचानक उदय ने वास्तव में दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया है। हालांकि बायुतियान ने महान ली राजवंश के शासनकाल के दौरान दुनिया का अनुभव नहीं किया, लेकिन उनके एक चाचा की मृत्यु झाओ जी के खिलाफ उनके प्रतिरोध के कारण हुई थी। फैंशिया पर्वत के बुजुर्ग झाओ जी से गहरी नाराजगी रखते थे और उनके पास उसके लिए अच्छे शब्द नहीं थे। उसने अपने भाई और बेटे की हत्या कर दी और अमरता के अमृत की खोज में उसने अनगिनत युवा लड़कों और लड़कियों का अपहरण किया और अनगिनत मार्शल आर्ट मास्टर्स की आंतरिक ऊर्जा को सोख लिया। झाओ जी की दुष्टता इतिहास में बेमिसाल है। झाओ जी के शासनकाल का समय अत्यंत अंधकार में था। यही कारण है कि किंगशियाओ संप्रदाय इतना महान है। यदि ये केवल लाभ के लिए होता तो अमृतत्व प्राप्ति पर केंद्रित किंगशियाओ संप्रदाय झाओ जी की रुचियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता। लेकिन ली किंगकियू ने ऐसा नहीं किया। वह अकेले ही जेन्यांग शाही शहर गए और एक विशाल सेना के बीच झाओ जी को मार डाला। इस घटना की चर्चा आज भी होती है। बायुतियान की बातें सुनकर ब्लैक हैंड दंग रह गया। जाहिर तौर पर उसे इतनी गहरी समझ की उम्मीद नहीं थी। ब्लैक हैंड ने आगे कहा, फैंशिया पर्वत पर लौटने और मठाधीश बनने के बाद आपके साथी शिष्य आपको किंगशियाओ संप्रदाय का विरोध करने के लिए मजबूर करेंगे। तब आप क्या करेंगे? ये शब्द सुनकर बायुतियान अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अंततः वह अभी भी सीमित अनुभव वाला 11 साल का लड़का था। काला हाथ बिस्तर से उछलकर मेज पर जा गिरा। उसने बायुतियान की ओर मुड़कर कहा, किंगशियाओ संप्रदाय में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा तो जाहिर तौर पर श्रेष्ठ नहीं है और तुम्हारे संपर्कों का तो कोई जिक्र ही नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? बायुतियान ने उसे देखा और पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? जिस क्षण से उसका सामना इस शातिर साजिशकर्ता से हुआ, तब से वह साजिशकर्ता उसका पीछा करता रहा। वह उससे सावधान था, लेकिन साजिशकर्ता ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कई मौकों पर उसकी मदद भी की। उसे उस मास्टरमाइंड पर एक हद तक भरोसा हो गया था, लेकिन जब तक वह मास्टरमाइंड की उत्पत्ति और उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझ लेता, तब तक वह सतर्क रहेगा। किंगशियाओ के 10 सच्चे स्वामी बहुत प्रभावशाली लगते हैं। मैं तुम्हें एक सच्चा स्वामी बनने में मदद करूंगा। सच कहूं तो मेरे पास एक अलौकिक शक्ति है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन तुम उसे सीख पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। ब्लैक हैंड ने हल्के फुल्के लहजे में बात की, जिससे बायुतियन की आंखें चौड़ी हो गईं। 10 सच्चे स्वामी कौन हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? हालांकि वह फैंशिया पर्वत का सर्वोपरि प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसे किंगशियाओ संप्रदाय पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसके अलावा अन्य लोग उससे 10 साल से भी अधिक समय से अमृतत्व की साधना कर रहे थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि झाओ जैन ने क्या हासिल किया था। उसे 8 साल दीजिए और वह अलौकिक शक्तियों के साथ आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र का शिष्य बन सकता है। अगर ऐसा सचमुच संभव हो पाता। बायुतियान के दिल की धड़कन सामान्य से तेज होने लगी। उन्हें इस बात का अफसोस था कि किंगकियू ने उन्हें सीधे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था या उन्हें प्रशिक्षण देने का वादा नहीं किया था, क्योंकि लोगों को परखने के लिए किंगकियू की क्षमता की प्रतिष्ठा लंबे समय से व्यापक रूप से जानी जाती थी और उन्होंने संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले ही इसके बारे में सुना था। अल्पविराम। जब जुलाई का महीना आया तो लियूजिंग ने व्यक्तिगत रूप से किंगशियाओ गेट पर ली किंगकियू से मुलाकात की, जहां उन्होंने पहली बार इस महान परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस मामले का ब्यौरा देने के बाद उन्होंने अंततः अपनी यात्रा का उद्देश्य प्रकट किया। वंश की उपाधि। लेकिन किंगकियू आश्चर्यचकित थी। उसे लियूजिंग के ऐसे इरादों की उम्मीद नहीं थी। लियूजिंग ने गंभीरता से कहा, यह दुनिया मुझे आपने दी है और इसका निर्णय भी आपको ही करना चाहिए। इसके अलावा यदि इसका निर्णय आप ही करते हैं तो मैं इसे हमेशा याद रखूंगा और अपने मूल इरादे को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ देर सोचने के बाद ली किंगकियू ने कहा, आइए इसे शुवान नाम दें। शुवान अमर है। शुवान का सिद्धांत भी सत्य है। शुवान राजवंश के लोग अब से सत्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसका अनुसरण करेंगे। जुवान राजवंश। लियूजिंग की आंखें चमक उठीं और उसने इसे बार बार पढ़ा, जिससे वह और भी संतुष्ट होता चला गया। लेकिन किंगकियू यह नहीं बता सकी कि वह ईमानदार था या नहीं, लेकिन उसके रवैये से ली किंगकियू को सहज महसूस हुआ। जुवान राजवंश का नाम लेते हुए लियूजिंग ने आगे कहा कि वह राजवंश की स्थापना के लिए वर्ष के अंत में स्वर्ग को एक बलि समारोह आयोजित करना चाहता है, जो अगले वर्ष के नव वर्ष की शुरुआत के साथ मेल खाएगा। लेकिन किंगकियू को स्वाभाविक रूप से इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लियूजिंग की किंगशियाओ पर्वत पर बलि समारोह आयोजित करने की इच्छा ने ली किंगकियू को संकोच में डाल दिया। अंततः ली किंगकियू ने इस मामले को लिंगशियाओ अकादमी परिषद की बैठक में ले जाने और संप्रदाय के उच्च अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करने का फैसला किया। लियूजिंग के जाने के बाद ली किंगकियू अचानक होश में आ गई। इस व्यक्ति के दखलंदाजी ने वास्तव में ली किंगकियू को इस मामले को दिल पर लेने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले ली किंगकियू को राजवंश के बारे में ज्यादा राय नहीं थी, बस इतना ही काफी था कि वह एकजुट और आज्ञाकारी रहे।
ये कहना पड़ेगा कि लियू जिन काफ़ी चतुर है, लेकिन क्यू ने इस बात को खारिज नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत वह कुछ हद तक खुश थे। इस तरह की लियू जिन उनकी अपेक्षाओं के अधिक योग्य है। उस शाम लिंगशियाओ अकादमी में एक बैठक हुई और अंततः ये निर्णय लिया गया कि लियू जिन को किंगशियाओ पर्वत पर आकर स्वर्ग को बलि अर्पित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद से 9 प्रांतों की सारी संपत्ति वैध और कानूनी रूप से किंगशियाओ संप्रदाय की हो गई। इसके बाद के दिनों में ये खबर फैल गई, जिससे किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों को गर्व महसूस हुआ। एक बार जब जुवान राजवंश की स्थापना हो जाएगी तो किंगशियाओ संप्रदाय धर्मनिरपेक्ष राजवंशों से श्रेष्ठ रूढ़िवादी अमर मार्ग बन जाएगा और उनकी स्थिति और प्रतिष्ठा तदनुसार बढ़ जाएगी। अल्पविराम। सूरज तेज चमक रहा था और आसमान में बादल नहीं थे। ये भूमि लहरदार पहाड़ियों से ढकी हुई है और हरे भरे पहाड़ जीवन से भरपूर हैं, मानो धरती पर कोई परिलोक हो। पहाड़ के आधे रास्ते में एक आंगन था। अचानक एक घर का दरवाजा जोर से खुला और सफेद वस्त्र पहने लिन शुनफेंग घर से बाहर निकला। वह चिलचिलाती धूप में अंगड़ाई ले रहा था, उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल रही थी। वह तियानकिंग अमर संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य है। यद्यपि उसकी स्थिति अत्यंत निम्न है, फिर भी उसने अंततः साधना के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है और अपनी स्वयं की साधना तकनीकें प्राप्त कर ली हैं। वह अपना अधिकांश समय मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में व्यतीत करता था, मानो अतीत की गलतियों की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हो। आजकल वह घर से शायद ही कभी बाहर निकलता है। उसका इरादा आराम करने और धूप सेंकने का होता है। आंगन में लगे फूलों और पौधों को देखते हुए उनकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हालांकि वह बाहरी शिष्य बन गया, लेकिन उसके शिष्य लिन लिंगजोऊ की इच्छा पूरी नहीं हुई। यदि वे गुरु शिष्य न होते तो लिन लिंगजोऊ को तियानकिंग अमर संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाता। तियानकिंग अमर संप्रदाय अपने शिष्यों को निजी तौर पर साधना तकनीक सिखाने से मना करता है। लिन लिंगजोऊ केवल विविध कार्यों में उसकी सहायता कर सकता है, इस उम्मीद में कि जैसे जैसे वह अपनी साधना में सफलता प्राप्त करेगा, लिन लिंगजोऊ को भी साधना करने का अवसर मिल सकेगा। इस घटना ने लिन शुनफेंग को साधना के मार्ग की क्रूरता का एहसास कराया। आध्यात्मिक मूल की परीक्षा साधना के मार्ग में पहली बाधा है और यह 90% लोगों को रोक देगी। हालांकि वह इससे निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने लिन लिंगजोऊ की उम्मीदों पर खरा उतरने का फैसला किया। लिन शुनफेंग जब सोच में डूबा हुआ था, तभी लिन लिंगजोऊ अपने कंधों पर बोझ लिए अस्पताल में दाखिल हुई। गुरुजी, आप आखिरकार बाहर आ ही गए। अमरत्व की साधना का अनुभव कैसा रहा? लिन लिंगजोऊ ने मुस्कुराते हुए पूछा। 12 वर्ष की आयु में वह आध्यात्मिक मूल परीक्षा से अप्रभावित प्रतीत होता था और हंसमुख और प्रसन्न भाव से मुस्कुरा रहा था। वह ज्यादा परेशान नहीं था। भले ही वह अमरता प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उसका जीवन पहले से कहीं बेहतर था और उसे भोजन या वस्त्र की कोई चिंता नहीं थी। लिन शुनफेंग से मिलने से पहले वह एक अनाथ था जिसने कठिनाइयों और अभावों भरा जीवन व्यतीत किया था। उसे अपने गुरु की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि वह अपने गुरु के लिए वास्तव में प्रसन्न था। यह अच्छा है, ये वाकई मार्शल आर्ट से अलग है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी साधना की गति पर्याप्त है या नहीं। फिलहाल मैं पोषण युवान क्षेत्र के दूसरे स्तर की सीमा नहीं देख पा रहा हूँ। अमरत्व की साधना का विषय उठते ही लिन शुनफेंग का चेहरा नए सिरे से उत्साह से चमक उठा। लिन लिंगजोऊ को अमरत्व प्राप्त करने में बहुत रुचि थी। उसने अपना बोझ एक तरफ रखा, लिन शुनफेंग के पास आया और उससे अमरत्व प्राप्त करने के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगा। लिन शुनफेंग अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने में बहुत उदार थे। हालांकि वे लिन लिंगजोऊ को अपने कौशल नहीं सिखा सकते थे, लेकिन उन्हें साधना के बारे में पहले से ही जानकारी देना उनके भविष्य के अभ्यास के लिए लाभदायक होगा। गुरु और शिष्य ने काफी देर तक बातचीत की, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि उनकी बातचीत पूरी नहीं हुई है। गुरु और शिष्य ने अपनी बातचीत तभी समाप्त की जब हरे रंग के वस्त्र पहने एक महिला तलवार पर सवार होकर वहां पहुंची। मिस शुन ए। लिन लिंगजोऊ ने हरे रंग के कपड़े पहनी महिला का प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन किया। उतरने के बाद हरे रंग के वस्त्र पहने महिला, जिसे मिस शुन एर के नाम से जाना जाता था, ने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। फिर लिन शुनफेंग की ओर देखा, अपनी कमर से एक नीले कपड़े का थैला निकाला और कहा, ये परी द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए साधना संसाधन हैं। गोलियों के अलावा इसमें एक जादू की पुस्तिका भी है। साधना करना याद रखना। इतना कहकर उसने स्टोरेज बैग लिन शुनफेंग की ओर फेंक दिया। लिन शुनफेंग ने इसे स्वीकार कर लिया और तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। मिस शुन एर ने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने लिन लिंगजोऊ से कुछ सवाल पूछे और फिर अपनी तलवार लेकर चली गईं। हवा की तरह आते जाते रहने वाला ऐसा व्यवहार लिन लिंगजोऊ को नश्वर दुनिया में किसी अमर व्यक्ति जैसा लगा, जिससे उसके मन में लालसा उत्पन्न हुई। उसकी निगाहों ने लिन शुनफेंग के दिल में दर्द की एक लहर पैदा कर दी। किसी कारणवश लिन शुनफेंग को अचानक किंगशियाओ संप्रदाय में छोड़े गए अपने 7 शिष्यों की याद आ गई। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या किंगकियू और अन्य लोगों की आध्यात्मिक जड़ें हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब उन्होंने अपने 7 शिष्यों को अपने साथ लिया तो उन्होंने उनकी जांच की और पाया कि उनमें से प्रत्येक का शारीरिक गठन अच्छा था और वे मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त थे। अमरत्व की अपनी खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने ली किंगकियू के बाद अपने शिष्यों में से प्रत्येक का सावधानीपूर्वक चयन किया और उन्होंने ली किंगकियू के लिए एक पत्नी का भी चयन किया। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे उम्मीद है कि वे सब ठीक होंगे और उनमें से किसी की भी कम उम्र में मृत्यु नहीं हुई होगी। लिन शुनफेंग चुपचाप विचार कर रहा था। उसके विचार सुदूर पूर्व की ओर भटक रहे थे। अल्पविराम। जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु की ओर बढ़ी, किंगकियू के दिन अधिक आरामदेह हो गए और उन्होंने अपना अधिकांश समय साधना में व्यतीत किया, जिससे वे आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के 5वें स्तर के और करीब पहुंचते चले गए। उस दिन दोपहर का समय था। वह गुफा के अंदर अभी भी अपने कौशल का अभ्यास कर रहा था जब पत्थर के दरवाजे के बाहर से शियाओ वुकिंग की आवाज आई। पंथ के प्रमुख एल्डर शेन यू पहले ही संकट मंच पर कदम रख चुके हैं। ये सुनकर ली किंगकियू ने अपनी आंखें खोली और बेहद आश्चर्यचकित रह गया। शेन यू की साधना की गति बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि यह असाधारण साधना क्षमता वाले लोगों से भी तेज है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी तलवार की आत्मा को साधना देने की विधि में फिर से सुधार हुआ हो? आप आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते? लेकिन कियू को लगा कि शेन यू ने अपना मन बदल लिया है और अब वह पहले की तरह उदार नहीं है। अच्छा ऐसा है, लेकिन कियू ने जवाब दिया और जियाओ वुकिंग ने पत्थर के द्वार को प्रणाम किया और फिर मुड़कर चला गया।
लीक्विन क्यू का शेन यू के संकट को देखने का इरादा नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शेन यू खुद पहल करके उनके पास आए। कई दिनों बाद शेन यू सचमुच आ गई। संप्रदाय के गुरुजी, मैंने सफलतापूर्वक विपत्ति को पार कर लिया है। पत्थर के फाटक के बाहर से शेन यू की आवाज आई। उसका लहजा उदासीन था, मानो वह किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। पत्थर का द्वार एक जोरदार आवाज के साथ खुला और शेन यू सिर ऊंचा करके गुफा में प्रवेश कर गया। लेकिन क्यू उठी और उसके लिए चाय बनाई। शेन यू मेज की ओर चली और बैठ गई, मानो वह तलवार के देवता के समान ही शालीनता का भाव प्रदर्शित कर रही हो। अब आप कौन सी अलौकिक शक्ति विकसित करने की योजना बना रहे हैं? लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। शेन यू ने शांत भाव से कहा, जियांग झाओशिया की अमर 3 तलवारें मुझे पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी खुद की दिव्य शक्ति का निर्माण करूंगा। इस लहजे से ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने अपनी अलौकिक शक्ति स्वयं ही उत्पन्न की हो। लेकिन क्यू बैठ गई, उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ सुझाव चाहिए? नहीं, शेन यू ने हाथ हिलाकर कहा, और लेकिन क्यू ने जवाब में सिर हिलाया। तुरंत ही दोनों चुप हो गए। माहौल थोड़ा असहज था। काफी देर बाद शेन यू ने खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? लेकिन क्यू ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें अभी तक परवाह नहीं थी? आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैंने कितनी बार बिजली के झटके झेले हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उनमें से कोई और मेरे पास जो है उसकी बराबरी कर सकता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शेन युए का चेहरा पल भर में काला पड़ गया और वह लगभग उठकर जाने ही वाला था। अध्याय 267 होने युवान धर्मव्रत का अध्ययन। मैंने आसमानी बिजली के 43 झटके सहे, जो झाओ जैन से एक अधिक था। शेन यू ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा कि हालांकि लेकिन क्यू उससे भी ज्यादा दिखावा करने वाला था, लेकिन उसे इस मामले को स्पष्ट करना ही होगा और इसे दबाने नहीं देना होगा। लेकिन क्यू ने अपनी भौहें उठाईं और शेन युए को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे यह महसूस होने लगा कि यह बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके व्यक्तिगत प्रोफाइल को देखते हुए शेन यू झाओ जैन जितना कुशल नहीं है। उसने अमरता की साधना बाद में शुरू की, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद उसकी गति सबसे तीव्र थी। लेकिन क्यू ने पूरी ईमानदारी से कहा, शेन युए, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम वाकई उस संप्रदाय में दूसरे सबसे अच्छे व्यक्ति हो जिसे मैं हमेशा से मानता आया हूँ। मैंने हमेशा महसूस किया है कि तुम ही मेरी एकमात्र प्रतिद्वंदी हो। शेन युए ये शब्द सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने उपहास करते हुए कहा, तुमने शायद ये बात कई लोगों से कही होगी। हर कोई इन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। इस बारे में ध्यान से सोचो, अगर मैं ये शब्द दूसरों से कहूँ तो कितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे? लेकिन क्यू ने गंभीर भाव से जवाब दिया। उसकी निगाहें शेन युए पर टिकी हुई थीं। शेन युए के होंठ थोड़े मुड़े, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखते हुए कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। आज मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि भविष्य में अगर संप्रदाय को कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए तो तुम मुझे चुन सकते हो। अब मेरे इस बूढ़े शरीर को कुछ करने का समय आ गया है। तो इतने सक्रिय। लेकिन क्यू की अंतरात्मा ने उसे बताया कि शेन यू 10 सच्चे सम्राटों में से एक बनने का लक्ष्य रख रही थी। 10 सच्चे स्वामियों का चयन केवल शक्ति के आधार पर ही नहीं, बल्कि संप्रदाय में उनके योगदान के आधार पर भी किया जाता है। बेशक अगर वह इस बात को समझ भी जाता तो भी वह इसे कह नहीं सकता था। यह एक संप्रदाय के नेता का मूलभूत गुण था और वह अपने शिष्यों के सकारात्मक योगदान देने के उत्साह को कम नहीं कर सकता था। लेकिन क्यू ने सोच विचार करते हुए कहा, मैंने अभी कुछ देर पहले ही अपने तीसरे छोटे भाई को भूत प्रेतों और राक्षसों का नाश करने के लिए पहाड़ से नीचे भेजा है। फिलहाल तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तलवार संप्रदाय के शिष्यों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान क्यों नहीं देते? जियांग झाओशिया के पहाड़ से नीचे आने की खबर सुनकर शेन यू ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत जवाब दिया, ठीक है, तो मैं तलवार संप्रदाय के शिष्यों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करूंगा और उन्हें 8वें हॉल के शिष्यों से भी अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करूंगा। ये कहकर वह खड़ा हुआ, लेकिन क्यू को प्रणाम किया और फिर मुड़कर चला गया। मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। मैं अब शराब नहीं पी रहा हूँ। अगली बार आने पर पी लूंगा। शेन युए को जाते हुए देखकर लेकिन क्यू ने मुंह बनाया। क्या अगली बार आने पर आप फिर से चाय पीना चाहेंगे? कोई भी आपको इस तरह का ध्यान नहीं देगा। गुफा का पत्थर का दरवाजा दोबारा बंद होते ही लेकिन क्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर एक और साधक का मिलना संप्रदाय के लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि किंगशियाओ संप्रदाय पर तत्काल कोई खतरा नहीं है, लेकिन भूत राजा की पहाड़ी और उत्तर में स्थित दानवों की भूमि संभावित खतरे बने हुए हैं। किसी दुर्जय शत्रु के सामने आने का इंतजार किए बिना संप्रदाय के शिष्यों को सशक्त बनाना जरूरी है। लेकिन क्यू को उम्मीद है कि 10 वर्षों में सभी 10 सच्चे सम्राट आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में होंगे और आध्यात्मिक चेतना का क्षेत्र किंगशियाओ संप्रदाय की मुख्य युद्ध शक्ति बन जाएगा। अल्पविराम। शेन यू की सफल परीक्षा और आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र में प्रवेश ने संप्रदाय को झकझोर दिया और सभी शिष्यों को प्रेरित किया। शेन युए की बात करें तो वे भी एक महान व्यक्तित्व हैं। उनकी कहानी शिष्यों को प्रेरणा देती है। जब वे किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल हुए तब उनकी उम्र काफी अधिक थी। ऐसा माना जाता था कि किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य उनसे लगातार आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में उन्होंने युवा प्रतिभाओं से भी तेज साधना गति दिखाए। जहां एक और शिष्य शेन यू की असाधारण क्षमताओं पर आश्चर्यचकित थे, वहीं वे ये भी सोच रहे थे कि अगला स्पिरिट कॉन्शियसनेस रियल्म का साधक कौन होगा। शरद ऋतु के अंत में ताइकुन पर्वत मुरझाए हुए पीले पत्तों से ढके होते हैं, जो एक अलग ही तरह की सुंदरता प्रस्तुत करते हैं। चट्टान पर लेकिन क्यू चट्टान के किनारे पर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, जबकि जिनलांग उसके पैरों के पास चाकू चलाने का अभ्यास कर रहा था। यूनकाई, तीनों शियाओ भाई, हुयान, लीशोजन और लीशोमिन सभी उनके पीछे पहाड़ी पर ध्यान कर रहे थे और अपने कौशल का अभ्यास कर रहे थे। तलवारबाजी का अभ्यास करते समय लेकिन क्यू 3 अमर तलवारों के बारे में विचार कर रहा था। इस अलौकिक शक्ति ने उन्हें महान दानव लुओ का वध करने में सहायता की, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आगे बढ़ते रहने का निश्चय किया, क्योंकि 1000 परिष्करणों से परिपूर्ण उनकी नियति उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देगी। अचानक यूनगाई लेकिन क्यू के पीछे आकर बोली, संप्रदाय के गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लेकिन क्यू ने बिना सिर घुमाए कहा, तुम बोलो।
मैंने पाया है कि हुनयुआन शास्त्र में कोई विशेष शक्तिशाली पहलू तो नहीं है, लेकिन इसमें कई प्रकार की युआंची समाहित है और हुनयुआन शास्त्र से प्राप्त युआंची सबसे शुद्ध है। मेरे द्वारा स्वयं बनाई गई साधना विधियां हुनयुआन शास्त्र की तुलना में कुछ भी नहीं है, युनकाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हुनयुआन शास्त्र का अभ्यास करते समय आपको कोई स्पष्ट बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप अन्य तकनीकों का अभ्यास करेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण अंतर नजर आएगा। बकवास, जो साधना तकनीकें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वे कैसे निम्नतर हो सकती हैं। हुनयुआन शास्त्र किंग शियाओ संप्रदाय की नींव है और यह समय बीतने के साथ कभी नहीं बदलेगा। लेकिन क्यू ने सहज भाव से उत्तर दिया कि उनके मन में हुनयुआन शास्त्र सबसे परिपूर्ण साधना विधि है। हुनयुआन शास्त्र अपने प्रारंभिक चरणों में किसी भी मंत्र या विशेष ऊर्जा के साथ नहीं आता है, लेकिन ये सबसे ठोस नींव रख सकता है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि ऐसा प्रतीत होता था कि किसी की योग्यता कितनी भी कमजोर क्यों न हो, जब तक वह हुनयुआन शास्त्र का अभ्यास करता रहता है तब तक वह आदिम ऊर्जा का विकास कर सकता है। ये बात चौंकाने वाली थी और उनका मानना था कि एज और ड्रैगन डोमेन में अमर साधना करने वाले संप्रदायों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। हुनयुआन लिपि का मूल नाम ये 3 अक्षर नहीं बल्कि ताइकिंग हुनयुआन लिपि है। जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ता जाता है ताइकिंग हुनयुआन शास्त्र और भी जटिल होता जाता है। उदाहरण के लिए लेकिन क्यू जब भी किसी लघु स्तर को पार करता है तो उसे मानसिक साधना पद्धति के नए स्तर को समझने में समय व्यतीत करना पड़ता है। क्या हुनयुआन शास्त्र सबसे शक्तिशाली साधना तकनीक हो सकती है? युनकाई ने जोर देकर पूछा। शायद, लेकिन ये जानने से आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आप हुनयुआन शास्त्र का अभ्यास नहीं कर रहे हैं? लेकिन क्यू ने पलटवार किया। मैं हुनयुआन शास्त्र का अध्ययन करने की योजना बना रहा हूँ। शायद इस तकनीक के माध्यम से मैं जादू को समझ सकूं। संप्रदाय के गुरुजी, आपका क्या विचार है? युनकाई ने गंभीरता से पूछा। लंबे समय तक अभ्यास करने के कारण उसने धीरे धीरे पाया है कि उसकी समझ असाधारण है। शायद जब उसने शुरुआत की थी तब उसकी समझ अन्य प्रतिभाशाली लोगों जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन निरंतर प्रयास करने से उसकी उपलब्धियां दूसरों से कहीं अधिक हैं। ये सुनकर ली किंग क्यू ने अपना काम रोक दिया। क्या हुनयुआन धर्मग्रंथ पर 1000 हथौड़े और 100 परिष्करण की तकनीक लागू की जानी चाहिए? लेकिन क्यू ने युनकाई पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि इस लड़की ने असीम संभावनाओं का मार्ग खोज लिया है। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं, लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। युनकाई ने सिर हिलाया, अभिवादन में हाथ उठाया और फिर अपने कौशल का अभ्यास जारी रखने के लिए वापस चली गई। अगले साल दूसरा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होगा और संप्रदाय के सभी युवा शिष्य अपनी सांसें थामे हुए हैं। युनकाई भी उनमें से एक है। युनकाई अब पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। जादू की पहली लड़ाई में उसके पास जूनिन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका था। हालांकि जादू की दूसरी लड़ाई में लेकिन क्यू को यह नहीं पता कि वह कितनी दूर तक जा पाएगी। वर्तमान में इस संप्रदाय के 20 शिष्य हैं जो पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। इनमें से कई प्रतिभाशाली हैं जिन्हें संसाधनों से संपन्न कुलीन परिवारों द्वारा पाला पोसा गया है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा 5 शिष्य 8वें स्तर पर पहुंच चुके हैं और ये पांचों मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में निस्संदेह एक मजबूत दावेदार साबित होंगे। ये सोचते हुए लेकिन क्यू भी अगले साल होने वाले जादुई द्वंद्व युद्ध के लिए उत्सुक होने लगी। एक ही समय पर स्वॉर्ड सेक्ट के पीछे की चट्टान पर शेनयू जियानडू को उसकी साधना के बारे में निर्देश दे रही थी। जियानडू चट्टान के किनारे पर बैठा था, उसकी तलवार की शक्ति अनायास ही प्रवाहित हो रही थी, उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। जब तक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होगी तब तक आपकी साधना अधिक से अधिक पोषण युवान क्षेत्र के 8वें स्तर तक ही पहुंच पाएगी। इससे प्रथम स्थान की गारंटी नहीं है। आप केवल अपनी तलवार की शक्ति पर ही भरोसा कर सकते हैं। आपकी तलवार की शक्ति अद्वितीय है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। इसमें अभी भी कई अनछुई शक्तियां हैं। आपको अब ध्यानपूर्वक सोचना होगा कि अपनी तलवार की शक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंचाया जाए। शेनयू जियानडू के पीछे खड़े होकर धीरे से बोले, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे और उनसे तलवार के देवता जैसी आभा निकल रही थी। जियानडू जियांग झाओशिया का शिष्य होने के साथ साथ तलवार संप्रदाय का सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली भी है। शेनयू को उम्मीद है कि वह युद्ध प्रतियोगिता में तलवार संप्रदाय का नाम रोशन करेगा। अगर उसे गौरव हासिल करना है तो शीर्ष 10 में स्थान पाना ही काफी नहीं होगा। हालांकि जियानडू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी तलवार चलाने की शक्ति स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत थी। शेनयू के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी तलवार की शक्ति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया और अपनी चेतना को तलवार की शक्ति में प्रवेश करने देने का प्रयास किया। न केवल जियानडू बल्कि युआनली, जी या झांगपिंग, लुकिंग, हानलैंग, गुचांगपिंग, झू जुनियांग और अन्य भी सक्रिय रूप से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पिछले टूर्नामेंट के शीर्ष 3 खिलाड़ियों के अलावा पिछले सभी शीर्ष 10 खिलाड़ी खुद को फिर से साबित करना चाहते थे। उनकी उपस्थिति ने उन प्रतिभाशाली लोगों पर भी दबाव डाला जिन्होंने कभी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। आखिरकार साधना के वर्षों में अंतर नगण्य नहीं था। दिन बीतते गए। जैसे जैसे शरद ऋतु शीत ऋतु में परिवर्तित हो रही है, किंग शियाओ संप्रदाय एक महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारी में जुट रहा है। सम्राट लियू जिंग किंग शियाओ पर्वत के मध्य में स्वर्ग को बलि अर्पित करेंगे और साथ ही राजवंश के नए युग का नाम भी स्थापित करेंगे। ये विश्व के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी। पर्वत की तलहटी में स्थित शुनशियान शहर खचाखच भरा हुआ है, जहां देश भर के कुलीन परिवार और उच्च पदस्थ अधिकारी इतिहास में दर्ज होने वाले इस क्षण को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। लेकिन क्यू ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि झांग यूचुन को दरबार के लोगों से संपर्क करने दिया। उन्हें यही पसंद था क्योंकि इससे उन्हें सत्ता का अद्भुत स्वाद चखने का अवसर मिलता था। बर्फ से ढका परिदृश्य। बायुतियान जंगल के किनारे पर खड़ी होकर दूर स्थित मार्शल आर्ट के अखाड़े को निहार रही थी। अखाड़े में 2 शिष्य भयंकर युद्ध में लगे हुए थे और नीचे 200-300 दर्शक जमा थे। वह आश्चर्यजनक है। बायुतियान ने दोनों शिष्यों के मंत्रों को हैरानी से देखा, उसका मुंह अनजाने में खुला रह गया। ये दोनों शिष्य वैसे तो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत देखकर बायुतियान दंग रह गया। उसे लगा कि फेंगशिया पर्वत के सारे लोग मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये किंग जियाओ संप्रदाय सचमुच असाधारण है। ये शिष्य न केवल ची ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, बल्कि जादू का अभ्यास भी करते हैं।
वे जादुई कलाकृतियों का उपयोग भी कर सकते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि किंग जियाओ संप्रदाय ने 20 साल से भी कम समय में साधना के मार्ग पर अग्रसर हो गया है। ब्लैक हैंड की आवाज़ भावपूर्ण ढंग से बाई युतियान के कानों में गूंज उठी। शाओ हे, मैंने देखा है कि किंग शियाओ संप्रदाय के बारे में आपकी राय लगातार बेहतर होती जा रही है। बाई युतियान ने धीरे से हंसते हुए कहा, उनके लहजे में शरारत भरी झलक थी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे किंग जियाओ संप्रदाय के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, ब्लैक हैंड ने जवाब दिया। तो आपका असल उद्देश्य क्या है? बाई युतियान ने दोबारा पूछे बिना नहीं रह सकी। ब्लैक हैंड बहुत रहस्यमय था। देखने में तो वह किसी दानव या राक्षस जैसा लगता था, लेकिन उसके साथ समय बिताने के बाद उसे लगा कि ब्लैक हैंड एक सामान्य व्यक्ति है। शायद कुछ अपरिहार्य कारण थे जिनकी वजह से यह वर्तमान संकट में फंस गया है। जितना कम जानो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे संप्रदाय का नेता भूत प्रेत विद्या में निपुण है और शायद तुम्हारी आत्मा की खोज कर तुम्हारी यादों को खंगाल सकता है। अगर तुम्हें मेरे वंश के बारे में पता चल गया तो तुम दोषी साबित होगे और अपना नाम साफ नहीं कर पाओगे। ब्लैक हैंड ने लापरवाही से जवाब दिया, उसकी आवाज़ थोड़ी सुस्त थी। बाई युतियान ने अपने होंठ सिकोड़े, ये सोचते हुए कि ब्लैक हैंड सही कह रहा था, इसलिए उसने अपना ध्यान वापस मार्शल आर्ट के अखाड़े की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वह द्वंद्वयुद्ध समाप्त होने के बाद जाने ही वाला था, उसने आश्चर्य की एक चीख सुनी। वरिष्ठ बहन युनका यहाँ है। बादल, वह संप्रदाय के नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित एक शीर्ष प्रतिभा है और ऐसा कहा जाता है कि उसे उसी क्षेत्र में कभी पराजित नहीं किया गया है। बाई युतियान बादलों के बारे में बेहद उत्सुक हो गया और अपनी निगाहों से उनका पीछा करने लगा। जल्द ही उसकी निगाह युनकाई पर टिक गई और वह उसे मंच पर चलते हुए देखने लगा। अचानक युनकाई ने अपना सिर घुमाया और अपनी निगाहें बाई युतियान पर टिका दी। दूर से ही उनकी नजरें मिलीं, जिससे बाई युतियान का दिल कांप उठा। अध्याय 268 भाग्य का टकराव। क्या उसने हमें देख लिया है? बाई युतियान ने डर से अपनी आंखें नीचे कर लीं, उसका दिमाग घबराहट से भर गया था। युनकाई की निगाहें इतनी तीक्ष्ण थीं, मानो वह उसे आर पार देख सकती हो, जिससे वह सहज रूप से उसे डरने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी साधना का स्तर क्या है? वो मेरी मौजूदगी को एक नज़र में कैसे भांप सकती है? ज्यादा मत सोचो, ऐसा करने से वो और भी शक करने लगेगी। ब्लैक हैंड की आवाज़ फिर से गूंजी, उसके स्वर में निराशा भरी थी। ये बच्चा इतना डरपोक क्यों है? ये बहुत दुख की बात है कि पहले उससे बहुत उम्मीदें थीं और उसे किंग शियाओ संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य बनने की उम्मीद थी। ये सुनकर बाई युतियान को लगा कि बात समझ में आ गई है। उसने फिर ऊपर देखा और पाया कि युनकाई अब उसे घूर नहीं रही थी, बल्कि दर्शकों की ओर देख रही थी और अपने प्रतिद्वंदी के आने का इंतजार कर रही थी। ये देखकर बाई युतियान ने राहत की सांस ली। वह मन ही मन इस बात से चिढ़ गया था कि उसका स्वभाव वाकई इतना अच्छा नहीं था और वह इससे भयभीत भी था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह गलत नहीं था। नीचे बैठे दर्शकों पर नजर रखते हुए, अपने प्रतिद्वंदी की प्रतीक्षा करते हुए, युनकाई बाई युतियान के बारे में भी सोच रहा था। उस भूत की शक्ति तो उस समय किंगजोउ प्रांत में मौजूद दुष्ट आत्मा से भी कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। वह तो केवल उस महान दानव लुओ के बाद दूसरे स्थान पर है। क्या हमें संप्रदाय के नेता को इस बारे में बताना चाहिए? युनकाई दुविधा में थी। उनकी सर्वव्यापी दृष्टि दूसरों के भीतर छिपी शक्ति को देख सकती है। यही कारण है कि कई शिष्यों के अवसर उनकी नजरों से बच नहीं पाते। कई शिष्यों के पास शक्तिशाली ऊर्जा से युक्त आत्माएं या जादुई कलाकृतियां थीं। पहले तो वह एक एक करके उनके बारे में संप्रदाय के नेता को बताती थी, लेकिन बाद में उसे भी लगने लगा कि वह तिल का ताड़ बना रही है। किसी व्यक्ति का मूल्य उसके पास मौजूद वस्तुओं से निर्धारित नहीं होता है। हालांकि वह काला हाथ बहुत ही अजीब था, उन सभी शिष्यों से बिल्कुल अलग था जिनसे वह पहले मिल चुकी थी। नहीं, इस बार हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि हमने इसे नहीं देखा। युनकाई ने अपना फैसला कर लिया और उसकी निगाहें तेज हो गईं, जिससे मंच पर अभी अभी कदम रखने वाला एक शिष्य जम गया, ये सोचकर कि क्या उसने किसी तरह उसे नाराज कर दिया है। अल्पविराम, क्या भूत राजा रिच की बुरी आत्माओं से भी अधिक शक्तिशाली कोई प्रेतवाधित हाथ है? गुफा के अंदर लेकिन क्यों युनकाई की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। किंग शियाओ संप्रदाय में इतने सारे शिष्यों के साथ उससे गलतियां होना स्वाभाविक था। उसे युनकाई की असंख्य नियमों वाली आध्यात्मिक दृष्टि पर भरोसा था, लेकिन वह असमंजस में भी था। इतना शक्तिशाली राक्षस कहाँ से आया? अगर वे भी घोस्ट किंग रिच से आए थे तो उन्होंने हत्याएं क्यों नहीं शुरू की? उस शिष्य का नाम क्या है? लेकिन क्यू ने पूछा। उसका नाम बाई युतियन है, युनकाई ने उत्तर दिया। आपने उनसे सीधे पूछा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उससे बात करने वाले शिष्य से पूछा। युनकाई की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे लगा कि उसे कम आंका गया है। वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? लेकिन क्यू ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गई, मैं इस मामले की जांच करूंगी। आपने अच्छा काम किया। युनकाई उठी, प्रणाम किया और विदा ली। हालांकि वह ली किंग क्यू को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब वह उसके साथ अकेले रहने के बजाय साधना करने में अपना समय बिताना पसंद करती थी। युनकाई के चले जाने के बाद ली क्विंग क्यू ने बाई युतियन का चित्र लाया। बाई युतियन की वफादारी लगातार बढ़ रही है, अब यह 91 तक पहुंच गई है। अगर उस भूतिया हाथ के बुरे इरादे हैं तो वह निश्चित रूप से बाई युतियन को अपने वश में कर लेगा और उसकी वफादारी केवल कम होगी। अगर यह महज बाई युतियन की व्यक्तिगत किस्मत की बात है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये रहस्यमयी शक्ति बहुत शक्तिशाली है। यदि शिष्यों को बिना गहन जांच के चोट लगती है या उनकी हत्या कर दी जाती है तो संप्रदाय के नेता के रूप में यह उनकी ओर से कर्तव्य की घोर अवहेलना होगी। लेकिन क्यू ने अगले दिन संप्रदाय का निरीक्षण करने का फैसला किया और उसने बाई युतियन से संयोगवश मिलने का नाटक किया। कुछ देर सोचने के बाद वह उठा और ध्यान लगाने और अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए पत्थर के पलंग पर लौट आया। चंद्रमा अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। अगली सुबह लेकिन क्यू अकेले अपनी गुफा से निकल गया। वह लिंग शियाओ आंगन में गया और वहां आधे घंटे तक रुकने के बाद धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गया। किंग शियाओ पर्वत का शीतकालीन दृश्य बेहद खूबसूरत है। शुवानशिन हॉल से आगे बढ़ने के बाद आप हर जगह शिष्यों को साधना करते हुए देख सकते हैं। वर्तमान में 300 से अधिक गुफा आवास वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन गुफा आवास हमेशा एक दुर्लभ संसाधन रहे हैं, इसलिए अधिकांश शिष्य अभी भी पहाड़ों और जंगलों में साधना करना पसंद करते हैं।
शिष्यों को अभ्यास करते देख ली किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये सभी किंग शियाओमेन की जीवंत भावना के प्रतीक हैं। कुछ ही देर में कुछ शिष्यों ने ली किंग को देख लिया। उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया और उन्हें परेशान करने के लिए उनके पास नहीं दौड़े। किंग शियाओ पर्वत के ऊपरी भाग में साधना करने वाले शिष्य आमतौर पर योग्य होते हैं और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं। एक बार जब आप संप्रदाय में प्रवेश कर लेते हैं तो सीधे किंग शियाओ पर्वत में जाना आसान नहीं होता है। भाई युतियान दूसरे पहाड़ पर रहती है। पंथ के नेता ली, क्या संयोग है। आगे से एक आनंदमय हंसी की आवाज आई। लेकिन क्यू ने ऊपर देखा और एक मोटे ताजे धनी बूढ़े व्यक्ति को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। वह लियू फैंजोउ थे। लियू फैंजोउ प्रारंभिक साधना के दौरान किंग जियाओ संप्रदाय में निवेश करने वाले पहले व्यापारी थे। उनकी बेटी लियूयान भी ली डोंगयुए की शिष्या बनी और अब लिनकई हॉल की प्रतिनिधि शिष्याओं में से एक हैं जिनकी साधना यांग्युआन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है। भाई लियू, क्या संयोग है, इतनी सुबह सुबह आप किसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। इतने वर्षों बाद भी लियू फैंजोउ के साथ उनकी मित्रता अच्छी बनी हुई है। लियू फैंजोउ दयालु और संकोची हैं। किंग शियाओ संप्रदाय कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लियू फैंजोउ हमेशा अपना उत्साह बनाए रखते हैं और कभी भयभीत नहीं होते। पहाड़ पर जाकर मास्टर झांग से मिलो और उनसे कांगजोउ शाखा नगर के बारे में बात करो। मैं चाहता हूं कि लियू परिवार उस शाखा नगर में बस जाए, लियू फैंजोउ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह ली किंग के साथ पूरी तरह से खुलकर बात कर रहा था क्योंकि वह ली किंग को अच्छी तरह जानता था। वह अपने फायदे के लिए लड़ने को तैयार था, बशर्ते ये सब खुलेआम हो। ली किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपकी पीठ पीछे साजिश रच रहा है तो ली किंग कोई दया नहीं दिखाएगा। तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या तुम्हें अभी भी इस तरह के काम खुद ही करने पड़ते हैं। क्या तुम्हारा लियू परिवार एक बड़ा और समृद्ध परिवार नहीं है, लेकिन क्यू ने मजाक में कहा। लियू फैंजोउ अत्यंत संतानोत्पत्तिशील था, जिसने 20 वर्ष से भी कम समय में दर्जनों बच्चों को जन्म दिया था। ये संप्रदाय के उच्च अधिकारियों के बीच हंसी का पात्र बन गया था और लियूयान अक्सर उसके बारे में शिकायत करता था। अपने पूर्व वंशजों और रक्त संबंधियों सहित लियू परिवार संप्रदाय के भीतर पहले से ही एक शक्तिशाली कुल है जिसके दर्जनों सदस्य वर्तमान में अमृतत्व की साधना कर रहे हैं। लियू फैंजोउ भी एक शिष्य के रूप में किंग जियाओ संप्रदाय में शामिल हो गया है, लेकिन अपनी कम योग्यता और धैर्य की कमी के कारण वह वर्तमान में केवल पोषण युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही है। अमरता से उनका बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं था। वे किसी काम के नहीं हैं, वरना मैं खुद क्यों आता। वैसे संप्रदाय प्रमुख, मेरा काफिला पश्चिमी रेगिस्तान तक फैल चुका है। अगर संप्रदाय को पश्चिम की ओर विस्तार करने की जरूरत पड़े तो बस लियू परिवार से पूछ लीजिए, लियू फैंजोउ ने घमंड से कहा। अब उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यवसाय माना जाता है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वे एक देश से भी अधिक अमीर हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने आप पर बहुत गर्व है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन क्यू ने सिर हिलाया और हल्के से हंसा। 9 प्रांतों में अभी भी कई ऐसे स्थान थे जिनकी पूरी तरह से खोज नहीं हुई थी और वह फिलहाल विस्तार नहीं करना चाहता था। विस्तार का अर्थ होगा नई दुश्मनी पैदा करना, जो कि वर्तमान में किंग शियाओ संप्रदाय के लिए अनावश्यक है। विशेषकर पश्चिम की ओर जाने पर एजियो ड्रैगन डोमेन तक पहुंचने के कारण। लेकिन क्यू अभी भी एजियो ड्रैगन डोमेन को लेकर सतर्क था, जो साधना संप्रदायों से भरा हुआ था। संप्रदाय के गुरुजी, आप मेरी बेटी के लिए विवाह की व्यवस्था कब करेंगे। मैं अभी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह निश्चित रूप से आपकी बात मानेगी। इस बारे में बात करते हुए लियू फैंजोउ कुछ उदास लग रही थी। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी और उन्हें लगता था कि अब उनके पास जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लियूयान उनकी सबसे प्रिय पुत्री थी और स्वाभाविक रूप से वे उनकी शादी और संतान प्राप्ति देखना चाहते थे। लेकिन क्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई लियू, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके विचार किंग शियाओ संप्रदाय के विकास से मेल नहीं खाते। लियूयान अमृतत्व की खोज में लगी है। सांसारिक मोह माया उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वह बस चीज़ों को अपने आप होने देती है। जहाँ तक आपके लियू परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लियू फैंजोउ ने बेबसी से कहा, यह सच है, लेकिन माता पिता के रूप में हम अब भी उम्मीद करते हैं कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जिस पर वह भरोसा कर सके। क्या शादी ही उसका सहारा है? उसका सहारा तो किंग शियाओ संप्रदाय है। लेकिन क्यू ने धीरे से नाक से कुड़ी। ये सुनकर लियू फैंजोउ प्रसन्न हुए और दोनों अतीत की यादें ताज़ा करने लगे। जब भी लियू फैंजोउ अतीत के बारे में सोचते हैं तो वे किंग जियाओ संप्रदाय के तीव्र विकास को देखकर चकित रह जाते हैं। हालांकि उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया और इसमें भाग लिया, फिर भी उन्हें यह अविश्वसनीय लगता है, जिससे वे ली किंग की दिल से प्रशंसा करते हैं। ऐसा तो सिर्फ अमर ही कर सकता है ना। दोनों ने कुछ देर बातचीत की, फिर ली किंग ने विदा ली। उन्हें कुछ जरूरी काम था और वे लियू फैंजोउ से ज्यादा देर तक बातें नहीं कर सकते थे। ली क्विन के प्रस्थान के चित्र को देखकर लियू फैंजोउ को अफसोस की पीड़ा महसूस हुई। अगर उनकी बेटी ली किंग के साथ हो तो यह बहुत अच्छा होगा। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, जिसे वह उनके लिए एक अच्छा मेल मानता था। हालांकि ये देखते हुए कि लियूयान ली डोंगयुए का शिष्य था, वह केवल इसी बारे में सोच सकता था। वरिष्ठता ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। अल्पविराम। जैसे ही ली किंग पहाड़ से नीचे उतरे, उनकी मुलाकात कई पुराने परिचितों से हुई। कुछ लोग लियू जिंग के स्वर्ग में किए जाने वाले बलि समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, जबकि अन्य अगले साल होने वाले जादुई द्वंद्व युद्ध को देखने के लिए वहां मौजूद थे। लेकिन क्यू को किंग शियाओ पर्वत से निकलने में लगभग 2 घंटे लगे। पहाड़ की तलहटी में पहुंचने पर और भी अधिक शिष्य आ जा रहे थे और कई तीर्थयात्रियों की गाड़ियां घास पर खड़ी थीं। अचानक लेकिन क्यू ने उन दोनों को एक दूसरे को धक्का मुक्की करते देखा। वे झांग पिंग और बाई निंग एर थे और वे दोनों बहुत उत्तेजित लग रहे थे। क्या ये दोनों बहुत करीब नहीं हैं? उन्होंने बहस क्यों की? लेकिन क्यू को लगा कि संप्रदाय के नेता के रूप में वह अपने शिष्यों के बीच के संघर्ष को अनदेखा करने का नाटक नहीं कर सकते, तो वह उधर चला गया। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में अपना नाम कमा सकते हो? मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो। अगर सब ठीक रहा तो शायद तुम समय पर पहुंच जाओगे। मैं आपके सौभाग्य के विचार में विश्वास नहीं करता।
तुम मेरे साथ पहाड़ से कितनी बार नीचे आए हो, तुम कभी असफल हुए कब हो? भले ही आप असफल नहीं हुए, लेकिन यह आसान भी नहीं था। आपको पहले किसी और को ढूंढना चाहिए। झांग पिंग के बोलने के बाद वह जाने ही वाला था कि उसने ली किंगक्यू को आते देखा। उसने तुरंत अभिवादन के लिए अपना हाथ उठाया। ये देखकर बाई निंग एर ने अपना सिर घुमाया और पाया कि वह ली किंगक्यू था। उसने तुरंत उसे प्रणाम किया। तुम किस बात पर बहस कर रहे हो? तुम अपने छोटे भाई बहनों को ये सब सार्वजनिक रूप से कैसे देखने दे सकते हो? ली किंगक्यू उन दोनों के सामने रुक गई और उसने पूछा। बाई निंग एर ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार वह झांग पिंग के साथ अच्छी चीजें साझा करने की कोशिश कर रहे थे, तो झांग पिंग ने इसकी सराहना क्यों नहीं की? कारण सुनकर ली किंगक्यू को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। सिर्फ इसी के लिए भाग्यशाली व्यक्ति का सौभाग्य की तलाश करने और दुर्भाग्य से बचने वाले व्यक्ति से मिलना भाग्य का टकराव माना जाता है। लेकिन क्यू ने कहा, भले ही आपकी मंशा अच्छी हो, आप दूसरों को मजबूर नहीं कर सकते। आपका क्या विचार है? ये सुनकर बाई निंग एर का चेहरा उतर गया और उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और नहीं मिल सकता। ये सुनकर झांग पिंग और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। बताए, क्या अवसर था? मैं आपकी मदद के लिए किसी को भेज सकता हूँ। लेकिन क्यू ने बाई निंग एर की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। वह भी बाई निंग एर के भाग्यशाली होने की बात पर विश्वास करता था और सोचता था कि वह संप्रदाय को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। बाई निंग एर तुरंत बहुत खुश हो गई और जल्दी से बोली, मैंने अपनी पिछली खोजों को खंगाला और मुझे एक प्राचीन संप्रदाय द्वारा जैद की बोतल में छोड़ा गया एक संदेश मिला। ये प्राचीन संप्रदाय यूजोऊ में स्थित है। मैं वहां जाकर देखना चाहती हूँ, शायद मुझे वहां कुछ मिल जाए। ये कौन सा प्राचीन संप्रदाय है? इसका नाम क्या है? ताइजुए संप्रदाय। अध्याय 269। क्विंगजियाओ का एकमात्र शासक। सर्वोच्च संप्रदाय। ली क्विंगक्यू की अभिव्यक्ति सूक्ष्म हो गई। उसे याद आया कि दामोलू ने ताइजुए संप्रदाय का जिक्र किया था। दामोलू के लहजे से यह स्पष्ट था कि ताइजुए संप्रदाय की नींव किंगशियाओ संप्रदाय से कम नहीं थी। अन्यथा दामोलू को इस बात पर संदेह नहीं होता कि किंगशियाओ संप्रदाय की स्थापना ताइजुए संप्रदाय की विरासत पर आधारित थी। जब झांग पिंग ने देखा कि संप्रदाय के नेता ने प्रतिक्रिया दी है, तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या संप्रदाय के नेता को भी इसमें दिलचस्पी होगी? यदि संप्रदाय के नेता ने उसे बाई निंग एर के साथ जाने के लिए कहा, तो उसके पास मजबूरी में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बाई निंग एर ने ताइजुए संप्रदाय के बारे में अपने ज्ञान का संक्षिप्त विवरण दिया। बोलने के बाद उन्होंने ली किंगक्यू की ओर देखकर कहा, संप्रदाय के गुरु, ताइजुए संप्रदाय सरल नहीं है। शायद ये प्राचीन साधना संप्रदायों के विलुप्त होने के रहस्य को भी उजागर कर सकता है। ली किंगक्यू ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही, ये जगह घूमने लायक है। ये सुनकर बाई निंग एर खुशी से झूम उठी और उसने विजयी भाव से झांग पिंग को आंख मारी, जबकि झांग पिंग के चेहरे पर दयनीय और असहाय भाव थे। ली किंगक्यू ने आगे कहा, वापस जाओ और प्रतीक्षा करो। मैं एल्डर शेन यू को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। जहां तक झांग पिंग की बात है, उस पर दबाव मत डालो। ये सुनकर बाई निंग एर दंग रह गई और झांग पिंग भी सुखद आश्चर्यचकित हुआ और उसने तुरंत ली किंगक्यू को धन्यवाद दिया। बाई निंग एर को स्तब्ध देखकर ली किंगक्यू ने गंभीर चेहरे से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम एल्डर शेन के बारे में ज्यादा नहीं सोचती हो? बाई निंग अपनी तंद्रा से बाहर निकली और झट से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? एल्डर शेन के साथ होने से यह मामला निश्चित रूप से आसानी से सुलझ जाएगा। धन्यवाद, संप्रदाय प्रमुख। उसे थोड़ा अफसोस हुआ, अपने शिक्षकों के साथ रोमांच करना अपने दोस्तों के साथ रोमांच करने के आनंद के मुकाबले कुछ भी नहीं था। वापस जाओ और तैयारी करो। ली किंगक्यू ने हाथ हिलाकर कहा कि बाई निंग एर ने तुरंत झुककर विदा ली। उसके जाने के बाद ही झांग पिंगफांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। आजकल तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? ली किंगक्यू ने मुस्कुराते हुए झांग पिंग से पूछा। भाग्य को चुनौती देते हुए झांग पिंग प्रतिभाशाली लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, लेकिन वह लो प्रोफाइल हैं और उनकी ख्याति ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। वह पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। वास्तविक युद्ध शक्ति के मामले में शाही आत्मा हॉल के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक यांग डोन को भी उसे हराने में कठिनाई होगी। ये बात झांग यूचुन ने ली किंगक्यू को बताई। झांग पिंग के बढ़ते प्रभाव ने झांग यूचुन को ली किंगक्यू की अत्यधिक प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि झांग पिंग इंपीरियल स्पिरिट हॉल का शिष्य था और झांग यूचुन उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। झांग पिंग किसी भी तरह से विलक्षण प्रतिभा का धनी नहीं था, न ही उसका स्वभाव अच्छा था। झांग यूचुन की नज़र में झांग पिंग में बहुत सी कमियां थीं। फिर भी ली किंगक्यू उसे महत्व देती थी। बाद में एक आकस्मिक मुलाकात ने उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन ला दिया, जिससे झांग यूचुन को संदेह हुआ कि ली किंगक्यू वास्तव में भविष्य बता सकती है और यह केवल दूसरों की प्रतिभा को परखने की बात नहीं है। झांग पिंग ली किंगक्यू की चिंता से प्रसन्न हुआ, लेकिन चूंकि दोनों पहले ही एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा कर चुके थे, इसलिए उसने ली किंगक्यू पर पूरा भरोसा किया और कोई दबाव महसूस नहीं किया। उसने अपनी साधना की प्रगति के बारे में सच्चाई से बताया। झांग पिंग के बोलने के बाद ली किंगक्यू ने गंभीरता से कहा, सिर्फ चुपचाप रहकर आप मुसीबतों से नहीं बच सकते। जब आप यथासंभव मजबूत बनेंगे, तभी आप हर चीज का सामना करने का आत्मविश्वास हासिल कर पाएंगे। आपदा आने का इंतजार मत करो और फिर कड़ी मेहनत न करने या उससे लड़ने के लिए पछताओ मत। किंगशियाओ संप्रदाय के भीतर आप आत्मविश्वास और साहस के साथ अपनी इच्छाओं का अनुसरण कर सकते हैं। मेरे समर्थन से आप अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। इन शब्दों ने झांग पिंग को बहुत प्रभावित किया और उन्हें लगा कि संप्रदाय के नेता उन्हें समझ गए हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं तर्क को समझता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और हमेशा हिचकिचाता हूँ। खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगले साल की जादू प्रतियोगिता को एक उदाहरण के रूप में लें और देखें कि अगर आप अपना पूरा प्रयास करते हैं तो आप क्या परिणाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करके देखूंगा। जब झांग पिंग की नजरें ली किंगक्यू से मिली, तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और सहमत हो गए। ली किंगक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्य शिष्यों को कम मत समझो। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हो सकता है कि तुम्हें मनचाहा परिणाम न मिले। उसने झांग पिंग के कंधे पर थपथपाया और फिर उसके पास से आगे बढ़ गया। झांग पिंग ने पीछे मुड़कर अपनी पीठ को प्रणाम किया।
लेकिन क्यू के शब्दों ने झांग पिंग की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को जागृत कर दिया। वह अपनी वर्तमान शक्ति को लेकर बहुत आश्वस्त था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि संप्रदाय के नेता को लगता था कि वह उतना शक्तिशाली नहीं है। उसने अपना इरादा बदल लिया और अगले साल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पूरी जान लगाकर हिस्सा लेने का फैसला किया ताकि ये देखा जा सके कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके वह किस तरह के परिणाम हासिल कर सकता है। अल्पविराम। लेकिन क्यू चलते चलते बार बार रुकते रहे और आखिरकार अंधेरा होने से पहले बाई युतियान के आंगन में पहुंच गए। यहाँ मौजूद लगभग सभी शिष्य नए शिष्य हैं और वे सभी यह सुनकर उत्साहित हैं कि संप्रदाय के नेता आ गए हैं। खबर मिलते ही बाई युतियान को तुरंत अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसने ली किंग क्यू को भीड़ से घिरा हुआ देखा और उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। हालांकि वह ली किंग क्यू से पहले ही बात कर चुका था, फिर भी वह ली किंग क्यू का बहुत सम्मान करता था। जैसे जैसे वह लंबे समय तक अमरता की साधना करता रहा, ये भावना और गहरी होती गई। केवल वही लोग जो वास्तव में अमरता की साधना करते हैं ली किंग क्यू की महानता को समझ सकते हैं। यह एक ऐसी अनुभूति है जिसका अनुभव वह फेंगशिया पर्वत पर नहीं कर सके। जब वे फेंगशिया पर्वत पर थे तब ली किंग क्यू उनकी नज़र में दुनिया में सबसे बेहतरीन थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने से कितने दूर थे। उन्हें अभी भी यह नहीं पता कि दुनिया के नंबर 1 का खिताब उनसे कितनी दूर है, लेकिन वह जानते हैं कि यह वास्तव में बहुत दूर है। लेकिन क्यू तुरंत बाई युतियान के पास नहीं गए। उन्होंने अपने आसपास के शिष्यों से अनौपचारिक बातचीत की और भले ही वे मामूली बातों पर चर्चा कर रहे थे, फिर भी वे शिष्यों को उत्साहित करने और उन्हें प्रसन्नता का अनुभव कराने में सक्षम थे। ये देखकर कि उच्च और शक्तिशाली ली किंग क्यू निचले स्तर के शिष्यों से इस तरह बात कर सकते हैं, बाई युतियान को लगा कि वह वास्तव में अद्भुत हैं। उनके गुरु और दादा अपने कनिष्ठों के सामने इतने सौम्य नहीं हो सकते थे। यह उल्लेखनीय है कि ली किंग क्यू का किंगशियाओ संप्रदाय पर नियंत्रण किसी भी अन्य संप्रदाय के नेता की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। पूर्ण सत्ता होने के बावजूद ली किंग क्यू का मिलनसार स्वभाव दर्शाता है कि वह वास्तव में ऐसा ही है, न कि केवल दिखावा कर रहा है। वह भी वैसा ही व्यक्ति बनना चाहता था। बाई युतियान ने ली किंग क्यू को देखा और मन ही मन सोचने लगी। कुछ देर बाद ली किंग क्यू आखिरकार भीड़ से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि उसने संयोग से बाई युतियान को देख लिया था और फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर चल पड़ा। बाई युतियान ने जल्दी से ली किंग क्यू को प्रणाम किया। ली किंग क्यू के सामने वह कुछ असहज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि संप्रदाय के नेता से कैसे बात करे। बाई युतियान से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ली किंग क्यू को राहत महसूस हुई। वह बाई युतियान के शरीर के भीतर प्रेतवाधित ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इस प्रेतवाधित ऊर्जा में स्वयं की चेतना थी, लेकिन इसने बाई युतियान के स्वभाव या विश्वासों को नहीं बदला, जिससे ये संकेत मिलता है कि प्रेत का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। चूंकि यह उनके शिष्य का अवसर था, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ली सिफेंग के शरीर में एक रहस्यमय तलवार की आत्मा भी विद्यमान है। अगली सुबह शेन यू और यान दाओजोंग को बाइनिंग एयर मिल गई और वे तीनों एक साथ पहाड़ से नीचे उतर गए। शुरू में ली किंग क्यू ने केवल शेन यू को शामिल करने की व्यवस्था की थी, लेकिन शेन यू ने यानडाओ संप्रदाय को भी साथ लाने का सुझाव दिया। लेकिन क्यू को लगा कि वुजोंग में कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए वह सहमत हो गए। तीनों के पहाड़ से नीचे उतरने से किंगशियाओ संप्रदाय में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि शिष्यों का ध्यान बहुत सारे लोगों और घटनाओं की ओर आकर्षित था। वसंत उत्सव से पहले ही किंगशियाओ गेट पर इतनी चहल पहल थी मानो कोई छुट्टी का दिन हो। जैसे जैसे साल खत्म होने वाला है, स्वर्ग को बलिदान अर्पित करने और न्यायालय स्थापित करने का दिन अंततः आ गया है। लेकिन क्यू प्रकट नहीं हुआ। वह अपनी गुफा में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। झांग यूचुन ने किंगशियाओ संप्रदाय की ओर से लियू जिंग के लिए घंटी बजाई। जैसे ही लियू जिंग ने स्वर्ग से प्रतिज्ञा की, पूरे देश के लिए एक नए युग का आरंभ हुआ। शुवान राजवंश की स्थापना हुई। अल्पविराम। दरबार की स्थापना के बाद नया साल आ गया और किंगशियाओ गेट का जीवंत माहौल बरकरार रहा। इस वर्ष का वसंत उत्सव किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों के लिए और भी रोमांचक था, क्योंकि उन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना देखी और वे 10 साल में एक बार होने वाले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का स्वागत करने वाले थे। संप्रदाय के सभी लोग मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। झांग यूचुन जादुई द्वंद्व प्रतियोगिता को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने तियानगोंग हॉल को पर्वत की तलहटी में 9 द्वंद्व मंच बनाने का निर्देश दिया है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही कुछ शिष्यों ने इन मंचों पर प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया है। दोपहर लिंगशियाओ आंगन के अंदर ली किंग क्यू एक कुर्सी पर बैठकर खरबूजे के बीज खा रहे थे, जबकि ली डोंग्युए उनके लिए चाय बना रही थी और युनकाई उनके लिए फल छील रही थी। वह ली सिफेंग और यांग जुएडिन को एक दूसरे से शेखी बघारते हुए देख रहे थे। झाओ जेन, युआन ली, जी या, हु यान, तीनों शियाओ भाई ली शॉजेन और ली शॉमिन भी मौजूद थे। साथ ही विभिन्न संप्रदायों के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य भी उपस्थित थे, जिससे लिंगशियाओ अकादमी कुछ हद तक भीड़भाड़ वाली हो गई थी। भीड़भाड़ की वजह से ही यह जगह इतनी जीवंत लगती है। कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे और हर किसी के पास बातचीत के अपने अपने विषय थे। जूनिंग झूयान से इस बारे में बात कर रहा था कि तियानगोंग टांग आगे क्या करने वाला है, और झूयान को जूनिंग की मदद की उम्मीद थी। जूनिंग की स्वर्गीय वज्र ऊर्जा स्वर्गीय शिल्प हॉल के रचनात्मक शिष्यों के लिए बहुत मददगार है, इसलिए झूयान हमेशा उससे मिलने जाती है और परिणामस्वरूप दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ जाती है। हाल ही में मार्शल आर्ट की दुनिया में एक नया अमर साधना संप्रदाय उभरा है, जिसे 1000 शरद ऋतु संप्रदाय कहा जाता है। इसके संप्रदाय के नेता का दावा है कि वे स्वर्ग में 9 अमर भगवान का पुनर्जन्म है। वे बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली ढंग से बोलते हैं और उनका प्रभाव काफी अधिक है। मास्टर किंगशियाओ ने अचानक एक बात कही, जिससे लंबी मेज पर बैठे सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। ये देखकर उसने अपनी पीठ सीधी की और 1000 शरद ऋतु संप्रदाय के बारे में फैली अफवाहों को सुनाना जारी रखा। लेकिन क्यू भी सुन रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी और वह बस मनोरंजन के लिए सुन रहा था। शुवान राजवंश की स्थापना के साथ ही किंगशियाओ संप्रदाय का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब से स्वर्ग के नीचे के सभी 9 प्रांत किंगशियाओ संप्रदाय के अधीन हैं। कोई भी संप्रदाय जो उनका विरोध करने या उनकी साधना के संसाधनों पर कब्जा करने का साहस करेगा, उसे वे उचित कारण बताकर दंडित करेंगे। यदि आप संसाधनों का उपभोग नहीं करते हैं और केवल अमरता की साधना करते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन क्यू बहुत उदार थे।
बेशक वह इस बात से भलीभांति अवगत था कि अमृतत्व की साधना करना दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने और स्वर्ग के विरुद्ध लड़ने के समान है। जब तक कोई साधना संप्रदाय प्रमुखता प्राप्त करता है, किंग शियाओ संप्रदाय के शत्रु अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते रहेंगे। वे दोनों दुश्मन भी हैं और किंग शियाओ संप्रदाय के लिए एक परीक्षा भी। वह उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का तरीका भी खोज रहा था। अगर ऐसा कोई तरीका नहीं मिला तो वह इन छोटे संप्रदायों को किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों के लिए कौशल विकास हेतु कालकोठरी की तरह इस्तेमाल करेगा। कुछ देर सुनने के बाद युनकाई की 1000 ऑटम सेक्ट में रुचि खत्म हो गई। संप्रदाय के गुरुजी, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं 1 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहती हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? युनकाई ने ली किंग से धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल ला सकते हैं। क्या आप अपनी बहनों को भी लाना चाहते हैं? हाँ, हमने इस पर साथ मिलकर चर्चा की। जाओ और दुनिया का भ्रमण करो। सतर्क रहो और यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक साधक हो तुम किसी से भी नहीं डरोगे। लेकिन क्यू ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें युनकाई को आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में प्रवेश कराने की कोई जल्दी नहीं थी और उचित प्रशिक्षण भी एक अच्छी बात थी। युनकाई ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे पता था कि लेकिन क्यू उसे प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति दे देगा। लेकिन क्यू के दूसरी तरफ बैठी ली डोंग्यू अचानक हंस पड़ी और बोली, जब आप वापस आएंगे तो क्या आप अपने सांसारिक शिष्यों को अपने साथ लाएंगे? युनकाई ने तुरंत उत्तर दिया, मैं पर्वत की तलहटी में शिष्य नहीं बनाऊंगा, अधिक से अधिक मैं संकट में पड़े लोगों की सहायता करूंगा। लेकिन क्यू ने शांत भाव से कहा, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे आप जुड़ाव महसूस करें तो आप उसे अपना शिष्य बना सकते हैं। अपने ऊपर बहुत अधिक प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो इसे भूल जाते हैं, प्रशिक्षुओं को लेना बहुत झंझट का काम है, युनकाई ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन क्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि झांग यूचुन गर्मागर्म पकवानों से भरा कटोरा लेकर जा रही है। आत्मा मछली के मांस का एक टुकड़ा खाने से आपकी 3 दिन की कठिन साधना बच जाएगी। झांग यूचुन की हंसी गूंज उठी, जिससे तुरंत ही सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। अध्याय 270 महत्वाकांक्षा, निराशा। वसंत उत्सव के बाद किंग शियाओ संप्रदाय ने जादू की लड़ाई के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी। किंग शियाओ पर्वत से लेकर शुनशियान कस्बे तक और फिर ताइकुन पर्वत की विभिन्न चोटियों तक हर कोई जादू की लड़ाई की चर्चा से बच नहीं पा रहा था। इस वर्ष की प्रतियोगिता फरवरी में शुरू हुई और जून तक चली, जब शीर्ष 64 प्रतिभागियों का चयन किया गया। पूरी प्रतियोगिता में आमने सामने की टक्करें हुई। शिष्य जून के मध्य तक पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे बाहर प्रशिक्षण ले रहे लोगों को समय मिल जाता है और प्रतियोगिता में जल्दबाजी महसूस होने से बचा जा सकता है। कई कुलीन परिवार, व्यापारी और अधिकारी किंग शियाओ संप्रदाय में आ चुके हैं। अब किंग शियाओ संप्रदाय राजवंश से ऊपर है और किसी भी प्रतिभाशाली शिष्य को अपने साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। क्योंकि किंग शियाओ संप्रदाय तीर्थयात्रियों को पर्वत पर जाने की अनुमति देता है, इसलिए कई लोग तीर्थयात्री होने का लाभ उठाकर किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति का अवलोकन करते हैं, जिनमें आज मार्शल आर्ट की दुनिया में अन्य साधना संप्रदायों के लोग भी शामिल हैं। जब दुनिया भर में सर्दियों की बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो यह एक नए सिरे से शुरुआत करने जैसा होता है। जियांग पीक पर एक आंगन के अंदर किंग शिया संप्रदाय के नेता क्यू दाहू ने अपने गुरु जोहुया को एक जटिल भाव से देखा। उसे अपने स्वामी को इतनी आसानी से देखने की उम्मीद कभी नहीं थी और उसका स्वामी उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर स्थिति में था। जोहुया ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है और एक सच्चे शिष्य के रूप में अपना दर्जा पुनः प्राप्त कर लिया है। उनकी वर्तमान साधना का स्तर पोषण युआन क्षेत्र का 4था स्तर है। किंग शियाओ संप्रदाय के भीतर इस तरह का साधना स्तर कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्यू दाहू के सामने यह अकल्पनीय है। 24 वर्षीय क्यू दाहू पोषण युआन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। किंग शिया संप्रदाय के भीतर वे एक साधक का व्यवहार बनाए रखने में सक्षम थे, लेकिन किंग शियाओ संप्रदाय में आने के बाद वे आत्मसचेत हो गए। किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों की विशाल संख्या ने उन्हें विस्मय से भर दिया। ये सिर्फ उनकी ताकत ही नहीं थी, किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों के तौर तरीके, व्यवहार और दिखावट ने उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस करवाई। बड़े हो चुके क्यू दाहू को देखकर जोहुया भावुक हो गया। जब उसने सुना कि क्यू उपनाम वाला एक तीर्थयात्री उसे ढूंढ रहा है तो उसे तुरंत क्यू दाहू की याद आ गई। बड़े बाग, पिछले कुछ वर्षों में आप कैसे रहे? जोहुया ने पूछा। किंगजियाओ संप्रदाय में लौटने के बाद उसने किंगजिया संप्रदाय पर नजर रखी। जब तक उसे किंगजिया संप्रदाय के बारे में कोई खबर मिलती रहती, इसका मतलब था कि किंगजिया संप्रदाय अभी भी मौजूद है। संप्रदाय के नेता ने उससे झूठ नहीं बोला था, उसका वास्तव में इरादा किंगशिया संप्रदाय को जीवित रखने का था। इसलिए जब क्यू दाहू उसे ढूंढने आया तो वह बहुत खुश था और उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि इसे कोई परेशानी होगी। वह किंगशिया संप्रदाय से मिलने की पहल नहीं कर सका, लेकिन किंगशिया संप्रदाय का उससे मिलने आना इस बात का प्रमाण था कि उसने उन्हें प्रभावी ढंग से शिक्षा दी थी। क्यू दाहू को होश आया और उसने कहा, सब ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वह सच कह रहा था। अगर ध्यान से सोचे तो जोहुया से मिलने से पहले उसकी जिंदगी कहीं बेहतर थी। बस बात इतनी थी कि वह बहुत महत्वाकांक्षी था और उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वह मानसिक रूप से परेशान था। हमारे संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, आप कुछ और दिन रुक सकते हैं। आपके गुरु आपके भोजन और आवास का ध्यान रखेंगे, जोहुया ने मुस्कुराते हुए कहा। किंगशियाओ संप्रदाय में उसकी उपस्थिति बहुत कम थी और उसके केवल 2 या 3 दोस्त थे, इसलिए उसे उम्मीद थी कि क्यू दाहू उसके साथ अधिक समय बिता सकेगा। हमारा संप्रदाय, क्यू दाहू को वे 4 शब्द अटपटे लगे और उसके और जोहुया के बीच की दूरी तुरंत बढ़ गई। हालांकि जोहुया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से बात करने लगी। उसके मुख से निकले प्रतिभाशाली लोगों के नामों से क्यू दाहू को बहुत असहजता महसूस हुई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका गुरु उतना महान नहीं था जितना वह सोचता था। उसका गुरु तो बस एक साधारण व्यक्ति था जो दूसरों की प्रशंसा करता था, जिससे उसे गहरा सदमा लगा। शायद यही गुरु का वास्तविक स्वरूप है। अमृतत्व प्राप्त करने से पहले वह गुरु की दृष्टि से संसार को नहीं देख सकता था। कब का? क्यू दाहू ने बनावटी भाव से पूछा। गुरुजी, आपने सबसे पहले किंगशिया संप्रदाय की स्थापना क्यों की? क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप हमें सीधे किंगशियाओ संप्रदाय में ले जाते?
झोहुया ने सिर हिलाते हुए कहा, यात्रा लंबी और कठिन है। आपको किंगशियाओ संप्रदाय वापस ले जाने से बहुत परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मुझे अपना एक मिशन पूरा करना है। मैं हर बार किसी को बचाने के बाद उसे संप्रदाय में वापस नहीं ला सकता। इससे मैं किस तरह का इंसान कहलाऊंगा, और मेरे पास इतना अधिकार भी नहीं है। उस समय क्या तुम संप्रदाय के नेता बनने और मार्शल आर्ट की दुनिया पर राज करने का सपना नहीं देखते थे? क्या तुमने वह लक्ष्य छोड़ दिया? ये सुनकर कियुदाहु ने गंभीरता से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मैं कभी भी किंगशिया संप्रदाय को नहीं छोड़ूंगा। झोहुया को त्यागना शब्द भी कठोर लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि कियुदाहु उसके प्रति द्वेष रखता है। झोहुया को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। उसका मन बिल्कुल साफ था। वह मुस्कुराता रहा और बच्चे को नाराज होने से बचाने के लिए बात का विषय बदल दिया। कियुदाहु का आगमन महज एक छोटा सा उदाहरण था। आजकल सभी साधना संप्रदायों के किंगशियाओ संप्रदाय के साथ जटिल संबंध हैं। जब वे किंगशियाओ संप्रदाय की शक्ति की जांच करने के लिए लोगों को भेजते हैं तो वे सभी किंगशियाओ संप्रदाय की भव्यता से प्रभावित होते हैं। कुछ लोग प्रभावित हुए और किंगशियाओ संप्रदाय के करीब जाना चाहते थे, जबकि अन्य निराश थे। उन्हें यह नहीं पता था कि किंगशियाओ संप्रदाय को कैसे पार किया जाए। अल्पविराम दोपहर। हुयान के आंगन के अंदर दुवान शियाओजुआन सुबह देखी गई जादुई द्वंद्व युद्ध की कहानी सुनाते हुए जोर जोर से हाथ पैर हिला रही थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वह और भी कुछ कहना चाहती है। पोषक युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर होने वाली लड़ाई देवताओं के बीच की लड़ाई जैसी होती है। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब पोषक युआन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच पाऊंगी। वैसे हुयान, तुम्हारा साधना स्तर अभी क्या है? तुम अभी तक 5वें स्तर तक नहीं पहुंचे हो, है ना? दुवान शियाओजुआन बैठ गई, एक हाथ से अपना गाल सहारा दिया और चमकती आंखों से हुयान को घूरने लगी। हुयान मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, हम 5वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। दुवान शियाओजुआन को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने हुयान की प्रतिभा को पहले ही स्वीकार कर लिया था। कई लोगों का कहना था कि हुयान भविष्य में सबसे शक्तिशाली शिष्य बनेगी और उसे इस बात पर गर्व था। तो क्या आप जादुई द्वंद्व प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं? मैं भाग नहीं ले रहा हूं। मेरे गुरु ने मुझे इस बार अवलोकन करने और 10 साल बाद फिर से भाग लेने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे एक कार्य भी सौंपा है। कौन सा मिशन? उन्होंने मुझसे अगली जादू प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतने की मांग की। पहले स्थान पर। दुवान शियाओजुआन ने हैरानी से आंखें फाड़कर हुयान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका दिल भावनाओं से भर गया था। संप्रदाय के नेता द्वारा ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने का साहस ये दर्शाता है कि हुयान योग्य है। 10 साल बाद वह कैसा होगा? दुवान शियाओजुआन ने सुना था कि अगर वह जादुई प्रतियोगिता में प्रसिद्ध हो जाती है तो कई शक्तिशाली परिवार उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, या यहाँ तक कि उनके बीच शादी की व्यवस्था भी करेंगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह भविष्य में हुयान की रक्षा करने में असमर्थ रहेगी? हुयान, तुम इतने लंबे समय से शिष्या हो, क्या तुम्हें कोई पसंद है? दुवान शियाओजुआन ने जू परिवार की जू किंगलिंग को याद करते हुए पूछा। जू किंगलिंग को भी एक प्रतिभाशाली छात्रा कहा जाता है और वह निर्धारित समय से पहले ही प्रवर्तन हॉल की शिष्या बन गई थी। हुयान ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अमृतत्व प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। ज्यादा मत सोचो। मेरे गुरु को देखो, वे इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी उन्होंने शादी नहीं की और न ही उनके बच्चे हैं। तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी और तुम्हारे साथ अमृतत्व प्राप्ति का प्रयास करूंगी। इन शब्दों से दुवान शियाओजुआन को बहुत असहज महसूस हुआ। उसने कहा कि शुरुआत में तो इसका मकसद सिर्फ हुयान को अपहरण से बचाना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस समझौते से बंधी हुई व्यक्ति वह खुद है। जैसे कुछ याद करते हुए हुयान ने आगे कहा, अगले साल मैं प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने की योजना बना रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ये सुनकर दुवान शियाओजुआन तुरंत उत्साहित हो गई और उत्सुकता से पूछा, आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को एकांत में साधना करके कष्टों से पार पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? आपके गुरु ने आपको पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति कैसे दी? हुयान ने जवाब दिया, तो अंकल जियांग हमारे साथ चलेंगे, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं होगा। अध्याय 271 युद्ध का मार्ग। फरवरी की शुरुआत में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और किंगशियाओ संप्रदाय का 10 वर्षों से दबा हुआ जुनून आखिरकार बाहर आ गया। लिंगशियाओ आंगन में बैठे हुए भी लेकिन कियू पहाड़ के नीचे की हलचल को हल्की हल्की सुन सकता था, जिससे उसका मूड अच्छा हो गया। एक छोटे दूरस्थ संप्रदाय से जिसमें केवल 7 सदस्य थे, साधना जगत में एक प्रमुख शक्ति बनने में उन्हें 20 वर्ष लगे। किंगशियाओ संप्रदाय अब अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है और निश्चित रूप से 100 साल बाद यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग होगा। संप्रदाय जितना बड़ा होगा उसे उतने ही अधिक आंतरिक मामलों से निपटना होगा, इसलिए उसे एक भी गलत कदम उठाने से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। लेकिन कियू जब सोच विचार कर रही थी तभी एक शिष्य अंदर आ गया। ये तियानगोंगटांग की तेज रोशनी थी। मिंगबुआंग और वुक्सिंग्युए सीधे लिकिन कियू से मिल सकते हैं। यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जो हॉल मास्टर के विशेषाधिकार से भी बढ़कर है। संप्रदाय के गुरुजी, आपने जिस संचार उपकरण का अनुरोध किया था उस पर मैंने कुछ प्रगति की है। मिंगबुआंग ने लिकिन कियू के पास जाकर आदरपूर्वक कहा, हालांकि उनके लहजे में उत्साह झलक रहा था। लेकिन कियू के विचार वास्तविकता में लौट आए और उसने उसकी ओर मुड़कर देखा। मिंगबुआंग ने दोनों हाथों से एक गहरे सुनहरे रंग का टोकन प्रस्तुत किया, जिसे लिकिन कियू ने स्वीकार किया और ध्यानपूर्वक जांच की। मिंगबुआंग ने बताया, ये टोकन लंबी दूरी के संचार की अनुमति देता है, लेकिन सटीक दूरी का अभी परीक्षण किया जाना बाकी है। लेकिन कियू देख सकती थी कि उस टोकन में जटिल और पेचीदा प्रतिबंध थे और उसकी सामग्री स्पिरिट कॉपर से संबंधित थी। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, बुरा नहीं है, कम से कम यह एक अच्छी शुरुआत है। आप बाद में अपने शिष्यों के लिए दूरी का परीक्षण करवा सकते हैं। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसका पूरी तरह से परीक्षण किया जाना चाहिए, अन्यथा ये भविष्य में आपके शिष्यों के लिए खतरा बन सकता है। मिंगबुआंग ने सिर हिलाया, वह भी इस जादुई कलाकृति के महत्व को जानता था। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या कोई मुख्य जादुई कलाकृति है जो इन टोकनों से जुड़ सकती है, या मुख्य जादुई कलाकृति के माध्यम से ही इन टोकनों को खोज सकती है।
लेकिन क्यू ने अपना वह विचार सामने रखा जो उनके मन में बहुत पहले से था, लेकिन उन्होंने पहले इसलिए नहीं कहा था क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिंगुआंग पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा और उनके शोध में बाधा उत्पन्न होगी। मिंगुआंग ने सिर हिलाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा। वह इस जादुई कलाकृति पर शोध करने वाला अकेला नहीं था, उसके सैकड़ों शिष्य थे जो समय समय पर नई नई पाबंदियां लगाते रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और हर दिन कई नए विचार लेकर आते थे। इन्हीं समान विचारधारा वाले शिष्यों के कारण उसे लगता था कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इतना ही नहीं, वू शिंगयुए ने भी अपनी एक टीम बनाई जो उससे कम बड़ी नहीं थी। तियानगोंगटांग में दोनों टीमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, जिससे जुयान को काफी परेशानी हो रही थी। संप्रदाय में शिष्यों की संख्या बढ़ने के साथ तियानगोंग हॉल को अनिश्चित काल तक कई संसाधनों की आपूर्ति नहीं की जा सकती। जुयान को इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा, लेकिन मिंग गुआंग और वू शिंगयुए इतना नहीं सोचेंगे। वे निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए लड़ेंगे। इसके बाद ली किंगक्यू ने गठन के बारे में पूछताछ की, क्योंकि स्वर्ग सुधार गठन संप्रदाय के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा बनी हुई थी और उन्हें इसकी प्रगति को प्रोत्साहित करना था। स्वर्ग सुधार सरणी पृथ्वी के भीतर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। उसका लक्ष्य ताइकुन पर्वत श्रृंखला को सरणी के रूप में उपयोग करके उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है। उस समय ताइकुन पर्वत श्रृंखला किंगशियाओ संप्रदाय का पवित्र साधना स्थल बन जाएगी। मिंगुआंग स्वर्ग सुधार सरणी के महत्व को भी जानता था और उसने ली किंगक्यू के सवालों का एक एक करके जवाब दिया। कब का मिंगुआंग ने विदा ली, लेकिन क्यू उठी नहीं और आंगन में बैठी रही, विचारों में डूबी हुई। अल्पविराम। प्रतियोगिता शुरू होते ही इसने काफी हलचल मचा दी। पहले दिन ची पोषण क्षेत्र के छठे स्तर के शिष्यों के बीच एक युद्ध हुआ जो इतना रोमांचक था कि तीर्थयात्रियों को लगा कि वे अमर लोगों को लड़ते हुए देख रहे हैं। मार्शल आर्ट की दुनिया के दर्शक भयभीत थे। मार्शल आर्ट की दुनिया और किंगशियाओ संप्रदाय के बीच का अंतर इतना अधिक था कि वे भयभीत महसूस कर रहे थे। जैसे ही मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हुई, अधिक से अधिक दर्शक और श्रद्धालु लड़ाइयों को देखने के बाद किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल होने लगे। दुर्भाग्यवश सीधे किंगशियाओ संप्रदाय का शिष्य बनना आसान काम नहीं था। दिन बीतते गए, प्रतिभावान लोगों के लगातार प्रसिद्धि पाने के साथ लोग स्थापित प्रतिभावानों की तुलना में नई प्रतिभाओं के उभरने के लिए अधिक उत्सुक हैं। किंगशियाओ संप्रदाय से लगातार उभरने वाले नए प्रतिभावानों से दर्शकों की यह उत्सुकता काफी हद तक संतुष्ट होती है। शाम का वक्त था। कियू दाहू अपने अतिथि आंगन में लौट आया, उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। किंगशियाओ संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को शुरू हुए अभी केवल 10 दिन ही हुए थे और शीर्ष 64 खिलाड़ियों का चयन करने के लिए ये जून तक जारी रहेगी। इस दौरान उसने जो कुछ देखा और सुना था उससे वह बेहद आहत था। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे सत्ता संभाल लेते हैं तो उन्हें हराने वाला कोई नहीं बचेगा। किंगशिया संप्रदाय की साधना पद्धतियों और किंगशियाओ संप्रदाय की विरासत के बीच कितना बड़ा अंतर है। कियू दाहू को अचानक एहसास हुआ कि लेकिन कियू की किंगशियाओ संप्रदाय को इतने बड़े संगठन में बदलने की क्षमता केवल उसके शुरुआती लाभ के कारण नहीं हो सकती है। वह आंगन में लकड़ी की मेज पर बैठा डूबते सूरज को निहार रहा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी का भाव था। वह अकेला नहीं था, अन्य छोटे साधना संप्रदायों के लोग भी इसी तरह की भावनाएं रखते थे। यह असमानता इतनी व्यापक थी कि उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से हास्यास्पद लगने लगीं। अपनी निराशा और असमंजस की तुलना में किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य बेहद उत्साहित थे। भले ही उन्होंने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, फिर भी उन्हें संप्रदाय की शक्ति पर गर्व था। लेकिन कियू द्वारा जादुई द्वंद्व प्रतियोगिता आयोजित करने का यही महत्व है। सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को संसाधनों के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया। दूसरे, इससे बाहरी दुनिया को किंगशियाओ संप्रदाय की शक्ति का पता चलता है, जिससे अनावश्यक परेशानी कम हो जाती है। तीसरा, शिष्यों में एकजुटता और आत्मविश्वास विकसित करें ताकि वे किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य होने पर गर्व महसूस कर सकें। किंगशियाओ संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता ने विश्व भर के लोगों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता के दौरान प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले शिष्य मार्शल आर्ट जगत और विश्व भर में अपनी ख्याति फैला रहे थे। उनके नाम विभिन्न कुलीन परिवारों और शक्तिशाली हस्तियों के महलों में लगातार दिखाई दे रहे थे। अल्पविराम। मौसम धूप वाला और उज्ज्वल था। हुयान और जिया चट्टान पर साधना कर रहे थे। हुयान जादू का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें जिया पर टिकी हुई थीं। जिया चट्टान के किनारे पर खड़ी होकर हथेली की कुछ तकनीकों का अभ्यास कर रही थी। ये तकनीकें यांग जुएडिंग द्वारा बनाई गई 9 स्वर्ग दिव्य हथेली की तकनीक थीं। वर्तमान किंगशियाओ संप्रदाय में 9 स्वर्ग दिव्य हथेली की तकनीक अब कोई विशेष नहीं रह गई थी और बहुत कम शिष्य इसका अभ्यास करने को तैयार थे। हालांकि जिया को ये तकनीकें हमेशा से बहुत पसंद थीं। हथेली की यह तकनीक उग्र और दबंग है, जो उनकी असीम जीवन शक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। हुयान की नजरों में जिया की ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट था। उसके हाथों के हर वार से ऐसा लग रहा था मानो वह हवा और बादलों को हिला रहा हो। एक अद्भुत नजारा। झाओ जेन द्वारा मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग न लेने की घोषणा के बाद जिया प्रथम स्थान के प्रबल दावेदार बन गए थे। झाओ जेन आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर थे। अगर वे दोबारा युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेते तो सभी को यह अन्यायपूर्ण लगता। हालांकि उन अनुभवों के बाद झाओ जेन परिपक्व हो गए और अब उन्हें इस बात से कोई लगाव नहीं था। झाओ जेन के बिना जिया, जो पोषण युवान क्षेत्र के 8वें स्तर पर है, आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के नीचे सबसे प्रचुर युवान क्यूई वाला व्यक्ति है और उसने द्वंद्वयुद्ध मंच पर पहले ही एक अजय गति प्रदर्शित कर दी है। जिया के साथ इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद हुयान ने जिया की विशेष शारीरिक बनावट का भी पता लगा लिया। अपने 5वें वरिष्ठ भाई की तुलना में मैं किस तरह का प्रतिभाशाली हूँ। मैं तो बस तेजी से साधना करता हूँ, हुयान ने बेबसी से सोचा। उन्होंने पाया कि उनके सभी साथी शिष्यों के पास असाधारण क्षमताएं थीं, जबकि उनके पास वास्तविक युद्ध में कोई विशेष कौशल नहीं था। शायद उन्हें अपने लड़ने के तरीकों पर भी विचार करना चाहिए और अपना खुद का रास्ता खोजना चाहिए। हुयान चुपचाप सोचने लगी। तभी उसके पीछे से एक आकृति प्रकट हुई। उसने सिर घुमाकर देखा तो वह यूनकाई थी। उसने तुरंत झुककर उसका अभिवादन किया। वह बादलों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। हालांकि यूनकाई औपचारिक रूप से ली किंगक्यू की शिष्या नहीं बनी, लेकिन उन्हें ली किंगक्यू ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी थी और हुयान के दिल में वह उनकी बड़ी बहन के समान थी। ये वरिष्ठ बहन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी युद्ध प्रतिभा पूरे संप्रदाय में अद्वितीय है।
जिया पहले से ही काफी शक्तिशाली है, लेकिन वह कभी भी यूनकाई को हरा नहीं पाया है। खेती बाड़ी को गंभीरता से लें और दूसरों पर ध्यान केंद्रित न करते रहें। जब यूनकाई हुयान के पास से गुजरी तो उसने उसे एक याद दिला दी। हुयान ने यूनकाई के बारे में जिया के मूल्यांकन को याद करते हुए कहा कि यूनकाई अपने गुरु की तरह दूसरों को परख सकती थी, एक ऐसा गुण जो विशेष रूप से युद्ध में स्पष्ट होता था। वरिष्ठ बहन यूनकाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हुयान ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठी। यूनकाई रुक गई और उसकी ओर मुड़कर देखते हुए नाराजगी से बोली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे सीनियर सिस्टर मत कहो? हुयान को उसकी हठधर्मिता की आदत थी, इसलिए उसने सीधे पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किस तरह का लड़ाई का रास्ता अपनाना चाहिए? यूनकाई ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम जिया की ऊर्जा से प्रेरित हुए थे? हुयान ने सिर हिलाया। वह वास्तव में जिया के शारीरिक गठन से ईर्ष्या करता था। वास्तव में तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति विद्यमान है। यदि इस शक्ति का उचित पोषण किया जाए तो तुम अपने साथी शिष्यों से आगे निकलने की क्षमता रखोगे, यूनकाई ने गंभीरता से कहा। वह देख सकती थी कि हुयान के शरीर के भीतर की धार्मिक ऊर्जा लगातार तीव्र होती जा रही है। उसकी राय में इस धार्मिक ऊर्जा में अपार क्षमता थी और यह जिया की विशाल जीवन शक्ति से कहीं अधिक आशाजनक थी। ये सुनकर हुयान गहरी सोच में डूब गया। उसे धार्मिक ऊर्जा की उपस्थिति का भी एहसास हो रहा था, लेकिन वह उसे और अधिक शक्तिशाली होने से रोक नहीं पा रहा था। फिलहाल उसने अपनी धार्मिक भावना को बढ़ाने का केवल एक ही तरीका खोजा है, और वह है अपने साधना स्तर को बढ़ाना। यदि वह साधना पर ध्यान केंद्रित करके एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो क्या वह धार्मिक ऊर्जा का उपयोग युद्ध करने के लिए कर पाएगा? हुयान को अचानक समझ आ गया और उसे महसूस हुआ कि उसने अपना रास्ता खोज लिया है। वह बादलों को धन्यवाद देने ही वाला था कि वे पहले ही जा चुके थे। अरे जी हाँ, चलो थोड़ा आराम करें। यूनकाई जिया के पीछे आए और बोले। जिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसकी ओर मुड़कर देखा और आश्चर्य से पूछा, जीवन शक्ति के बारे में मुकाबला? हम मुकाबला कैसे करते हैं? उसकी ऊर्जा यूनकाई से कहीं अधिक है, फिर भी युद्ध में वह हमेशा खुद को शक्तिहीन और बेहद निराश महसूस करता है। अब उसे यूनकाई से मुकाबला करने से सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन साथ ही उसे हराने की भी सबसे ज्यादा इच्छा है। चलो बिना किसी बचाव के अपनी जीवन शक्ति से एक दूसरे से भिड़ते हैं और देखते हैं कि किसकी जीवन शक्ति अधिक मजबूत और प्रचुर है, यूनकाई ने उत्तर दिया। जिया का चेहरा अजीब सा हो गया और उसने पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? यूनकाई मुड़ी और चट्टान के किनारे से दूर चली गई, फिर उसने जिया को पास आने का इशारा किया। जिया तुरंत उत्साहित हो गया। यूनकाई को हराने का यह एक दुर्लभ अवसर था और वह इसे गंवाना नहीं चाहता था। दोनों अलग हो गए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। हुयान चलकर उनके पास गई और उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यूनकाई की जीवन शक्ति निश्चित रूप से जिया की तुलना में कम थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ अपनी हथेलियां उठाईं और एक दूसरे की ओर प्रचंड ऊर्जा छोड़ी। आंखों से दिखाई देने वाली ऊर्जा की दो शक्तिशाली धाराएं आपस में टकराईं, जिससे हवा के झोंके उत्पन्न हुए। हुयान की दाढ़ी हवा से लहरा रही थी और उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। वह मन ही मन चिंतित था, क्योंकि ऊर्जा के इस टकराव ने उसे अपने और उन दोनों के बीच की दूरी का सीधा एहसास कराया। जिया स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यूनकाई की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस तरह उससे मुकाबला करने की हिम्मत की। इसलिए जिया ने अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। बादलों के लिए भी यही बात लागू होती है। दोनों ने लगातार अधिक से अधिक ऊर्जा छोड़ी, जिससे उनके आसपास की घास हरी लहरों की तरह हिलने लगी। धीरे धीरे जिया के चेहरे के भाव बदल गए। क्या हुआ? उसकी जीवन शक्ति इतनी अधिक कैसे बढ़ गई? और इसमें एक तरह का अंतहीन प्रवाह है। जिया के मन में बेचैनी का भाव घर कर गया। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और अपनी जीवन शक्ति का उपयोग लगातार बढ़ाता रहा। हालांकि वह कितनी भी ऊर्जा लगाता, बादल उसे सोख लेते। अध्याय 272 अमर साधना जासूस। यूनकाई और जिया को बराबरी का मुकाबला करते देख हुयान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। जिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी जीवंत ऊर्जा में निहित है। जीवन शक्ति की लड़ाई में जिया यूनकाई को दबाने में असमर्थ रही। वह लंबे समय से जानता था कि यूनकाई साधारण रूप से प्रतिभाशाली और समझदार है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यूनकाई जिया की क्षमताओं का मुकाबला कर सकती है। जिया के लगातार गंभीर होते चेहरे के विपरीत यूनकाई शांत बनी रही, मानो उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। हुयान के आसपास होने से जिया का हारने का कोई इरादा नहीं है। उसने जीवन शक्ति के प्रवाह को लगातार बढ़ाया, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हुईं और धीरे धीरे उनके पैरों के नीचे की चट्टान कांपने लगी। ठीक है, बस बहुत हो गया, मैं हार गया, यूनकाई अचानक बोल पड़ी और फिर उसने सबसे पहले अपनी हथेली पीछे खींच ली। जिया के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और उसने यूनकाई को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अपनी छोड़ी हुई ऊर्जा को अचानक वापस खींच लिया। यूनकाई ने बेपरवाही से पीछे मुड़कर पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जिया ने राहत की सांस ली। अगर यूनकाई घायल हो जाता तो वह अपने गुरु को समझा नहीं पाता। केवल क्या उसकी जीवन शक्ति वास्तव में मुझसे कम है? यूनकाई की दूर जाती हुई आकृति को देखकर जिया को लगा कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और वह केवल उसके लिए अपनी इज्जत बचा रही थी। उसकी ऊर्जा इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती है? जिया पूरी तरह से हैरान था। उसके मन में यूनकाई की प्रतिभा पहले ही झाओ जैन से कहीं आगे निकल चुकी थी, जिससे वह उनके साथी शिष्यों में सबसे शक्तिशाली बन गई थी। यूनकाई के जाने के बाद हुयान पास आकर बोली, वरिष्ठ बहन यूनकाई सचमुच अद्भुत हैं। कई लोग कहते हैं कि वह सबसे महान प्रतिभावान व्यक्ति हैं और उनकी विनम्रता बनाए रखने की क्षमता वास्तव में प्रशंसनीय है। केवल वही जानता था कि यूनकाई, जिया और उनके समूह के साथ रहने से उसके लिए आत्मविश्वास महसूस करना वास्तव में मुश्किल हो जाता था। वह थोड़ा असुरक्षित भी महसूस करता था। हाँ, ऐसा लगता है कि हम इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल नहीं कर पाएंगे, जिया ने बादलों की दिशा में देखते हुए गंभीर भाव से कहा। वह इस मामले पर चर्चा करने से नहीं डरता था। वह प्रथम स्थान के लिए प्रयासरत था, लेकिन वह हमेशा जानता था कि प्रथम स्थान ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपनी इच्छा से आसानी से जीत सकता था। इसके अलावा उनके और यूनकाई के अलावा अन्य कारक भी शामिल हैं।
ये सुनकर हुयान ने आह भरते हुए कहा, इस संप्रदाय में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। जब अगली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होगी तो शॉ जेंग और शॉमिन का नाम रोशन होगा और शायद कुछ और प्रतिभाशाली लोग भी उभर कर सामने आएंगे। जिया ने दया भरी निगाहों से हुयान को देखा। पता चला कि दबाव में सिर्फ वही नहीं था, हुयान भी था। दरअसल हुयान पर और भी ज्यादा दबाव था क्योंकि वह ली शॉजेन और ली शॉमिन की प्रतिभाओं को भली भांति जानता था। ये दोनों लड़के बिल्कुल झाओ जेन की तरह दिखते हैं और वो भी दो। अल्पविराम। जिया के साथ अभ्यास सत्र के बाद युनकाई ने ली किंगक्यू को ढूंढा और उसे अपनी उपलब्धियों और सफलताओं के बारे में बताया। निश्चित रूप से यदि मैं हुनयुआन धर्मग्रंथ का अध्ययन जारी रखूं तो मुझे और भी बड़े आश्चर्य प्राप्त होंगे। ये हुनयुआन धर्मग्रंथ देखने में साधारण लगता है लेकिन वास्तव में यह अथाह है। युनकाई ने गहरी आह भरी जिससे ली किंगक्यू आश्चर्यचकित हो गया। क्या उसने सचमुच ऐसा किया? क्योंकि ली किंगक्यू को ताइकिंग हुनयुआन शास्त्र सीधे तौर पर विरासत में मिला है, इसलिए वह आमतौर पर इस तकनीक में गहराई से नहीं उतरते, वह बस इसका चरणबद्ध अभ्यास करते हैं। युनकाई की यह बात सुनकर उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद उससे कुछ छूट गया है। यदि कोई ताइकिंग हुनयुआन शास्त्र का गहन अध्ययन करे तो उसकी प्राण शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। उसके 100 परिष्कृत दानव शरीर के साथ मिलकर उसकी प्राण शक्ति कितनी प्रबल हो जाएगी। ली किंगक्यू के दिल की धड़कन तेज होने लगी। युनकाई की ओर उसकी निगाहें बदल गईं। ये लड़की सचमुच प्रतिभाशाली थी। बुरा नहीं, चूंकि तुम सफल हो चुके हो, इसे जारी रखो। तुम संप्रदाय में अकेले हो जो हुनयुआन धर्मग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो। अगर तुम सचमुच कुछ बदलाव ला सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। ली किंगक्यू ने प्रशंसा की। इस बार उसने यह बात सच्चे दिल से कही थी। ये सुनकर युनकाई के गाल उत्साह से लाल हो गए। उसने ली किंगक्यू की ओर देखकर पूछा, अगर मैं इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतती हूँ तो क्या आप मुझे इनाम देंगे? आपको कौन सा इनाम चाहिए? ली किंगक्यू ने असहाय महसूस करते हुए पूछा। युनकाई हर तरह से अद्भुत है सिवाय उसके दुष्ट हृदय के। वास्तव में युनकाई रूप, रंग और कदकाठी में असाधारण थी। अमृतत्व साधना करने के बाद मानो उनमें पूर्ण परिवर्तन आ गया था। कई शिष्यों के मन में वह संप्रदाय की सबसे सुंदर महिला शिष्या थी। दुर्भाग्यवश ली किंगक्यू के मन में उसके लिए कभी कोई रोमांटिक भावना नहीं थी। शायद पूर्वकल्पित धारणाओं के कारण वह फिलहाल उसके लिए कोई अन्य भावना विकसित करने में असमर्थ था। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए युनकाई उनकी सबसे उपयोगी शिष्या साबित होंगी। वह न केवल बेहद प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चयी हैं बल्कि उनकी वफादारी भी 99% तक है, इसलिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। युनकाई ने ली किंगक्यू की निगाहों को देखा और तुरंत ही उसे अप्रिय महसूस हुआ। क्या वह उस तरह की इंसान है? ठीक है, वह है, लेकिन वह ऐसा केवल ली किंगक्यू के साथ ही करती है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको सहमत होना होगा, युनकाई ने दबी हुई आवाज में कहा। शादी के लिए खुद को पेश करने के अलावा बाकी सब कुछ बातचीत से तय हो सकता है, ली किंगक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे युनकाई को उसे एक घूंसा मारने का मन हुआ। बेशक वह ली किंगक्यू को मारना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वह जिया और शियाओ वुडी को मारना चाहती थी। दोनों ने कुछ देर और बातचीत की और जब ली किंगक्यू ने कहा कि वह भी हुनयुआन धर्मग्रंथ का अध्ययन करना चाहता है तो युनकाई अत्यंत प्रसन्न हुआ। इससे पता चलता है कि उनकी खोज वास्तव में मूल्यवान थी। मैं अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए वापस जा रहा हूं और टूर्नामेंट समाप्त होने से पहले मैं जिया के ऊर्जा स्तर को पार करने की कोशिश करूंगा। ये कहकर युनकाई एक तेजस्वी भाव के साथ विदा हो गई। ये सुनकर ली किंगक्यू को अचानक ऐसा लगा जैसे जिया को बादलों ने ढक लिया हो। झाओ जेन और युआनली अपनी समझदारी के दम पर अपनी विशिष्ट स्थिति बनाए रख सकते हैं। जूनिन के पास स्वर्गीय वज्र ऊर्जा है और हुयान के पास धार्मिक ऊर्जा है। शायद 100 परिशोधित दानव शरीर में और भी अधिक क्षमता है, मुझे उसे याद दिलाना चाहिए। लेकिन क्यों मन ही मन चुपचाप सोचने लगा। 100 परिशोधित दानव शरीर की 100 गुना शक्ति शारीरिक शक्ति पर आधारित है। आधार शक्ति जितनी अधिक होगी प्रवर्धन प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा जिया अपने शरीर को तेजी से मजबूत करने के लिए 100 परिष्कृत दानव शरीर की लचीलता का उपयोग कर सकता है। जिया के गुरु होने के नाते लेकिन क्यू भी उसे चीजों पर अच्छी तरह से सोचने में मदद कर सकते थे। आखिरकार उसके पास 100 परिष्कृत दानव शरीर भी तो है। अल्पविराम। फरवरी का महीना समाप्त हो गया और किंगशियाओ संप्रदाय के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट ने संप्रदाय के उच्च अधिकारियों सहित सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे जैसे वे उच्च पदों पर पहुंचते हैं, संप्रदाय के शिष्यों के बारे में उनकी समझ अधिकतर पुस्तकों पर आधारित होती है। हालांकि शिष्य जीवित, सांस लेने वाले इंसान हैं। मंत्रों को संयोजित करने की उनकी रणनीतियां, युद्ध में उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता, ये सभी कारक प्रत्येक द्वंद्व को अप्रत्याशित बना देते हैं। उन्होंने ये भी पाया कि उनके अपने विभाग में भी छिपे हुए रत्न मौजूद थे। उस दिन पेई मियाओ अपने आंगन में लौटी और उसे ली सिफेंग मिला। मेरे पति जू जिन कमाल के हैं, मुझे लगता है कि इस बार उनके प्रथम स्थान जीतने का मौका है। पेई मियाओ ने आह भरते हुए कहा। ली सिफेंग प्रशिक्षण हॉल के प्रमुख हैं जबकि जू जिन उप प्रमुख हैं। इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन स्पष्ट होती जा रही है। इस बार ली सिफेंग ने भी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लिया। उसका कोई विशेष लक्ष्य नहीं था, वह बस अपनी ताकत आजमाना चाहता था। उस समय वह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। पत्नी की बात सुनकर भी वह रुका नहीं। उसने जवाब दिया, जब तक हम जान की बाजी लगाकर नहीं लड़ते, मैं जू जिन का मुकाबला नहीं कर सकता। वह वाकई शक्तिशाली है, उसकी प्रतिभा और समझ असाधारण नहीं है, लेकिन वह हमेशा आगे रह सकता है और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सकता है। उनकी आवाज़ प्रशंसा से भरी थी। उन्हें जू जिन से इसलिए नफरत नहीं थी क्योंकि जू जिन उन पर दबाव डाल रही थी। इसके विपरीत जू जिन जितनी शक्तिशाली होती जा रही थी, उन्हें वह उतनी ही पसंद आ रही थी। इससे साबित होता था कि प्रशिक्षण केंद्र सही राह पर था। सबसे वरिष्ठ शिष्य ने एक से अधिक बार उनसे संपर्क किया और उन्हें हॉल मास्टर के दृष्टिकोण से परे सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तर्क दिया कि किंगशियाओ संप्रदाय की स्थापना 7 शिष्यों ने की थी और उनका दृष्टिकोण संपूर्ण किंगशियाओ संप्रदाय का होना चाहिए, न कि केवल एक हॉल का। ली सिफेंग ये भी जानता था कि उसके बड़े भाई को लगता था कि वह जू जिन को नियंत्रित नहीं कर सकता और वास्तव में यही स्थिति थी। पतिदेव, आगे आपकी क्या योजना है?
यदि आप हॉल मास्टर का पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो क्यों ना आप कोई सत्ता हथिया लें? पेई मियाओ ने उत्सुकता से पूछा। उसे ली सिफेंग के रुतबे या शक्ति की परवाह नहीं थी, वह बस ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वह क्या सोच रहा है। वह जो भी फैसला करे वह उसका साथ देगी, बशर्ते वह खुश रहे। अपने बड़े भाई ली किंगक्यू के आसपास होने के कारण उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि हॉल मास्टर का पद खोने के बाद ली सिफेंग का जीवन पतन की ओर चला जाएगा। मैं अपनी बहन की मदद करने के लिए ट्रेनिंग हॉल जा रहा हूँ, ली सिफेंग ने आखिरकार अपने विचार प्रकट किए। बहुत बढ़िया, सिजिन अक्सर मुझसे तुम्हें मनाने के लिए कहती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे खुद ही समझ जाओगे। पेई मियाओ ने खुशी से कहा कि ली सिजिन के बारे में उनकी अच्छी राय है और उन्हें लगता है कि प्रशिक्षण कक्ष की तुलना में साधना कक्ष का भविष्य बेहतर है। सभी जानते हैं कि साधना कक्ष और स्वर्गीय शिल्प कक्ष संप्रदाय के नेता द्वारा सबसे अधिक महत्व दिए जाने वाले दो कक्ष हैं और उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है। अगर मैं साधना केंद्र में भी जाऊं तो भी मैं साधना केंद्र के लिए कीमती जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक पौधे लाने के लिए अक्सर पहाड़ से नीचे जाता रहूंगा। आप जानते हैं कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। अगर मेरे बड़े भाई ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं बहुत पहले ही पहाड़ से नीचे चला गया होता। ली सिफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, वह ये भी जानता था कि उसे अपने मन को शांत रखना होगा। पेई मियाओ ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हमने ये तय नहीं किया था कि तुम शॉजेंग और शॉमिन के बड़े होने तक उनके साथ रहोगे? उन दोनों लड़कों का जिक्र मत करो, उनमें अपने पिता के लिए कोई सम्मान नहीं है और जब वे बड़े हो जाएंगे तो मुझे डर है कि मैं उनसे हार जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ली सिफेंग ने चिढ़कर कहा। वह ये तो स्वीकार कर सकता था कि वह ज़ू जिन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह अपने बेटे जितना अच्छा नहीं था। उसे हराने के बाद ली शॉमिन का चेहरा याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वे तुम्हारी परवाह करते हैं लेकिन तुम हमेशा दिखावा करते हो। क्या तुम अपने बड़े भाई से कुछ नहीं सीख सकते? देखो वह अपने शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह कभी दिखावा नहीं करता। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनकी बातें इतनी गुस्सा दिलाती हैं। वे दूसरों से इस तरह बात नहीं करते। तुम दोनों बाप बेटे सचमुच कट्टर दुश्मन हो। जब दोनों ने अपने बेटे के बारे में बात करना शुरू किया तो उनका मूड बदलने लगा। ली सिफेंग शिकायत कर रहा था, फिर भी उसे ली शॉजेन और ली शॉमिन पर गर्व था। आखिरकार ये दोनों ली सिफेंग के बच्चे हैं। अल्पविराम। मार्च से शुरू होकर ज़ूजिन, युआन ली, लियांग और हान लैंग जैसे स्थापित शिष्यों ने एक बार फिर हलचल मचा दी, जिससे उन्होंने अपने साथी शिष्यों को यह दिखाया कि वे अभी भी मौजूद हैं। तीनों शियाओ भाई भी बेहद शक्तिशाली हैं, विशेषकर शियाओ वुडी। वह अपने नाम के अनुरूप ही प्रभावशाली युद्ध शैली और भव्य एवं व्यापक शैली से प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन कियू द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे लुकिंग ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे वह प्रथम स्थान के लिए एक मजबूत दावेदार बन गए। यांग जुवान, जिसे मानव जगत का पूर्वज होना चाहिए था, वह भी उभरने लगा, लेकिन वह कई प्रतिभाशाली लोगों के बीच उतना उत्कृष्ट नहीं था। मार्च के अंत तक लेकिन कियू अपनी गुफा के सामने जंगल में ली शॉजेन और ली शॉमिन को साधना सिखा रहे थे, तभी अचानक उनकी आंखों के सामने एक संदेश प्रकट हुआ। ये देखते हुए कि यह पहली बार है जब आपके वंश को किसी अन्य साधना संप्रदाय के जासूसों द्वारा घुसपैठ का सामना करना पड़ा है, जो इस बात का संकेत है कि आपका वंश आधिकारिक तौर पर प्रतिस्पर्धा के एक उच्च स्तर में प्रवेश कर चुका है। क्या आप इस जासूस का व्यक्तिगत पैनल देखना चाहेंगे? लिक्विन कियू स्तब्ध रह गए। जासूस? इस खतरे को उजागर करने वाले जासूस किंगशिया संप्रदाय जैसे किसी छोटे संप्रदाय से नहीं, बल्कि किसी सच्चे अमर साधना संप्रदाय से होने चाहिए। लेकिन कियू ने फ्राउनिंग किया, उसका अच्छा मूड खराब हो गया। क्या किंगशियाओ संप्रदाय का अभी भी पता चल पाया है? अध्याय 273 अत्याचारी संप्रदाय प्रमुख। लेकिन कियू के मन में कई विचार कौंधे, इससे पहले कि उसने चुपचाप जांच करने का फैसला किया। नाम सन मोक्सिंग, लिंग पुरुष, आयु 62, निष्ठा नेता पंथ नेता 2/36 अधिकतम 100, खेती बाड़ी की योग्यता औसत दर्जे की, समझ अच्छी, भाग्य का लक्षण अनिर्णायक, भाग्य की खोज अनिर्णायक, जो कुछ देखता और सुनता है उससे आसानी से विचलित हो जाता है, दृढ़ विश्वास का अभाव होता है। अन्वेषण और भविष्यवाणियां, आपको अज्ञात क्षेत्रों की खोज करना पसंद है और आप इसमें निपुण हैं। पहली बार किसी स्थान पर जाने पर आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अल्पविराम। ये पैनल बहुत ही साधारण है, ये स्पष्ट है कि वह कोई अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति नहीं है। ये अस्थिर भाग्य उकसावे की संभावना का संकेत देता है। लेकिन कियू ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया, उसे पहले सन मोक्सिंग से संपर्क करना जरूरी था। उसने सन मोक्सिंग का चेहरा याद कर लिया था, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। चूंकि दूसरा पक्ष यहाँ एक जासूस के रूप में आया था, इसलिए वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा, बल्कि लंबे समय तक किंगशियाओ संप्रदाय में अपनी जगह बनाएगा। वह ली शॉजेन और ली शॉमिन को साधना करते हुए देखता रहा और अगले दिन फिर से सन मोक्सिंग से संपर्क करने की तैयारी करता रहा। आध्यात्मिक जागरूकता के स्तर पर 5 साधकों के साथ किंगशियाओ संप्रदाय अब पहले जैसा नहीं रहा और इसमें किसी भी चीज का सामना करने का आत्मविश्वास है। जैसे ही सूरज डूबता है और चांद निकलता है, एक और रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह होते ही पहाड़ के नीचे का इलाका फिर से गुलजार हो गया। अपने शिष्यों के लिए बनाए गए नए आंगन में सनमो अपने कमरे से बाहर निकले और अंगड़ाई ली। शिष्य का वस्त्र पहने हुए उनका रूप रंग विशेष रूप से आकर्षक नहीं था, उनके चेहरे को केवल गोरा और कोमल कहा जा सकता था और वे काफी युवा दिखते थे, मानो उनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास हो। मुझे बहुत अच्छी नींद आई, सन मोक्सिंग ने गहरी आह भरी। वह समुद्र पार से आया था और जंगल में अकेले होने पर हमेशा सतर्क रहता था, लेकिन पिछली रात उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी और चैन से सो गया। उसने अपनी सतर्कता कम करने का जो साहस दिखाया, उसका कारण किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में उसकी समझ थी। इस साधना संप्रदाय का उदय अब रुकने वाला नहीं है। किंगशियाओ संप्रदाय में आने के बाद से 2 दिनों में उसने संप्रदाय की जीवंतता और उसके विकसित होते हुए युद्ध भावना को महसूस किया है, एक ऐसी भावना जिसकी उसके जियांग द्वीप में कमी है। जियांग द्वीप की स्थापना 1000 साल पहले हुई थी और यहाँ की व्यवस्था सुस्थापित है। हालांकि द्वीप पर उदासी का माहौल छाया रहता है, यही कारण है कि सन मोक्सिंग को बाहर जाना पसंद है। उत्तर की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें इस तरह के साधना संप्रदाय की खोज की उम्मीद कभी नहीं थी।
30 साल पहले उन्होंने क्यूशू की धरती का दौरा भी किया था, लेकिन उन्हें वहां कोई साधना संप्रदाय नहीं दिखा। जब वे दोबारा लौटे तो उन्होंने पाया कि सब कुछ नाटकीय रूप से बदल गया था। सन मोक्सिंग ने कुछ समय के लिए किंगशियाओ संप्रदाय में रहने की योजना बनाई थी, पहला तो संप्रदाय की वास्तविक शक्ति का पता लगाने के लिए और दूसरा वहां कुछ समय के लिए आराम करने के लिए। उसके बाद वह अपने असली लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। उसी प्रांगण में मौजूद अन्य नए शिष्य भी एक एक करके अपने कमरों से बाहर आए। जब उन्होंने सुन मोक्सिंग को देखा तो सभी ने उनका अभिवादन किया। सुन मोक्सिंग ने कल मूल्यांकन के दौरान उन्हें मार्गदर्शन दिया था, जिससे उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। सभी को लगा कि यह बड़े भाई एक अच्छे इंसान और बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं। सन मोक्सिंग को ये नए शिष्य काफी पसंद आए, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे युवा और सरल स्वभाव के थे। भाई सन, क्या आज हम साथ में जादू का मुकाबला देखने चलेंगे? एक हटे कट्टे युवक ने जोर से पूछा। वह सड़क के उस पार वाले दरवाजे के सामने खड़ा अपने कपड़े ठीक कर रहा था। सन मोक्सिंग हंसते हुए बोला, जरूर। अन्य नए शिष्यों ने भी इसी भावना को दोहराया और साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। सन मोक्सिंग ने मना नहीं किया और अंत में उन्होंने पूरे समूह के रूप में एक साथ यात्रा करने का निर्णय लिया। वे पहले खाना खाने गए और फिर पहाड़ से नीचे उतर गए। 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र में मौजूद सन मोक्सिंग को अब खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने खुद को इतनी अच्छी तरह से भेस बदल लिया था कि कोई भी उसके भेस में कोई खामी नहीं देख सका। किंगशियाओ संप्रदाय में आध्यात्मिक जागरूकता के स्तर के साधक हैं, इसलिए सन मोक्सिंग ने अपनी असली पहचान प्रकट करने का साहस नहीं किया। आधा दिन जल्दी बीत गया। दोपहर, सन मोक्सिंग और उनके कुछ साथी शिष्य द्वंद्व युद्ध के मंच के नीचे खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे। वे बीच बीच में अपने आसपास के शिष्यों के साथ आश्चर्य से चीख रहे थे, जिससे एक जीवंत वातावरण बन रहा था। ये छोटा सा संप्रदाय वाकई कुछ अलग है, इनके पास काफी जादू है, सन मोक्सिंग ने मन ही मन सोचा। जब वह वास्तव में किंगशियाओ संप्रदाय में प्रवेश कर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसने इसे कम आंका था। इस संप्रदाय की नींव उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी है। मंत्र, जादुई वस्तुएं, ताबीज, आध्यात्मिक पौधे, अमृत आदि, इन सभी पहलुओं को समानांतर रूप से विकसित किया जा रहा है और संप्रदाय के भीतर प्रतिभाशाली लोगों की संख्या कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे इस समय मंच पर मौजूद लियांग को लग रहा था कि अगर इस लड़के को जियांग द्वीप पर रखा जाए तो वह भी अपना नाम कमा सकता है। यदि किंगशियाओ संप्रदाय को बिना किसी रोक टोक के बढ़ने दिया गया तो यह निश्चित रूप से जियांग द्वीप के लिए खतरा पैदा करेगा। किंगशियाओ संप्रदाय जियांग द्वीप से काफी दूर है, लेकिन साधना संप्रदायों के मानचित्र को देखकर लगता है कि दोनों बहुत करीब हैं और उनके बीच कोई अन्य संप्रदाय अवरोधक के रूप में मौजूद नहीं है। ये सोचकर सन मोक्सिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। तभी बगल से शोरगुल सुनाई दिया। सन मोक्सिंग ने सिर घुमाकर देखा तो लोगों का एक समूह द्वंद्व युद्ध के मंच की ओर बढ़ रहा था। उसने शिष्यों को ये कहते हुए सुना कि संप्रदाय का नेता आ गया है। क्विंगजियाओ संप्रदाय के गुरु सन मोक्सिंग इस संप्रदाय के नेता के बारे में बहुत उत्सुक था और ली किंगक्यू भी किंगशियाओ संप्रदाय के भीतर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उसे जांच करनी थी। लगभग सभी का मानना है कि किंगशियाओ संप्रदाय की शक्ति ली किंगक्यू से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। हालांकि ली किंगक्यू किंगशियाओ संप्रदाय के संस्थापक नहीं थे, लेकिन उनके पदभार संभालने से पहले किंगशियाओ संप्रदाय को मार्शल आर्ट संप्रदाय के रूप में भी नहीं माना जाता था। सन मोक्सिंग ने ली किंगक्यू के बारे में केवल दूसरों के मूल्यांकन सुने थे और उसे लगा कि इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा हद से अधिक है, यहाँ तक कि हास्यास्पद हद तक। उन्हें विश्वास नहीं था कि ली किंगक्यू उतनी रहस्यमय है जितनी अफवाहें थीं। ली किंगक्यू को देखते ही उनकी यही पहली प्रतिक्रिया थी और उनका पहला विचार था, युवावस्था को संजोने की कितनी अद्भुत कला है। वह केवल खुद को जवान रख सकता था, उसके पास ली किंगक्यू जैसी सुंदरता नहीं थी। हालांकि उनके लिए अपनी दिखावट को बहुत अधिक असाधारण बनाना संभव नहीं था, अन्यथा उनके लिए अपने जासूसी कार्य को अंजाम देना मुश्किल हो जाता। लेकिन क्यू अपने कुछ सच्चे शिष्यों के साथ चलकर वहां पहुंचे। उन्होंने सन मोक्सिंग को ढूंढने के लिए द्वंद्व युद्ध के मंच पर यूं ही नजर घुमाई। वह 3 द्वंद्व युद्ध मंचों का दौरा कर चुका था, लेकिन उसे सन मोक्सिंग नहीं मिला था। हालांकि ये पहला दिन ही था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। जल्द ही ली किंगक्यू की नज़र सन मोक्सिंग पर पड़ी, लेकिन वह रुका नहीं, बस उस पर एक नज़र डाली और सन मोक्सिंग को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं होने दिया। उसे वाकई मौज मस्ती में शामिल होना बहुत पसंद है, ली किंगक्यू ने मन ही मन सोचा। वह सन मोक्सिंग की दिशा में चल पड़ा। ये देखकर सन मोक्सिंग तुरंत घबरा गया। उसे भेद खुलने की चिंता नहीं थी, वह बस ली किंगक्यू से इतनी जल्दी नहीं मिलना चाहता था। सौभाग्यवश ली किंगक्यू उसकी ओर नहीं बढ़ी, बल्कि भीड़ के किनारे पर रुक गई। ली किंगक्यू ने द्वंद्व युद्ध के मंच की ओर देखा और लियांग के द्वंद्व युद्ध को देखने लगी। लियांग का प्रतिद्वंदी पोषण युवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, जो कमजोर नहीं था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका सामना लियांग से हुआ। लियांग ने अपने प्रतिद्वंदी को तुरंत इसलिए नहीं हराया ताकि उसे अपनी कुशलता दिखाने का मौका मिल सके। शिष्य ने लियांग के नेक इरादों को भांप लिया और मंच के नीचे मौजूद दर्शकों और शिष्यों को प्रसन्न करते हुए अपने कौशल का भरपूर प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद की अवलोकन अवधि के दौरान ली किंगक्यू ने सन मोक्सिंग का भी अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि सन मोक्सिंग अपने आसपास के नए शिष्यों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे, जिससे उन्हें वास्तव में राहत मिली। यदि सन मोक्सिंग के पास कोई दीर्घकालिक योजना नहीं होती तो उन्हें अपने शिष्यों के साथ मिलजोल रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसी दौरान ली किंगक्यू सन मोक्सिंग के साधना स्तर का मोटे तौर पर अनुमान लगाने में सक्षम थी। हालांकि सन मोक्सिंग ने भेष बदलने की एक बहुत अच्छी विधि में महारत हासिल कर ली थी, फिर भी वह ली किंगक्यू की नज़र से बच नहीं सका। मेरे और आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र के बीच अभी भी कुछ दूरी है, लेकिन ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस प्रकार की खेती को बिना देखरेख के नहीं छोड़ा जा सकता। ली किंगक्यू ने विचार करना शुरू कर दिया कि सन मोक्सिंग को दल बदल के लिए कैसे मनाया जाए। अगर इससे भी काम नहीं बना तो उसे बल प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे सन मोक्सिंग की गतिविधियों को रोकना होगा ताकि उसे पहाड़ से नीचे उतरने का कोई मौका न मिले। लियांग ने अपना मैच समाप्त करने के बाद द्वंद्व युद्ध के मंच से छलांग लगाई और ली किंगक्यू के पास आया। उन दोनों को बातें करते और हंसते देख सन मोक्सिंग को पूरी तरह से राहत मिली। पता चला कि वे उस संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढने आए थे।
वह केवल 2 दिन से ही किंग शियाओ संप्रदाय का शिष्य था कि उसकी मुलाकात संप्रदाय के नेता से हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतना बदनसीब हो सकता है। कुछ देर बाद ली किंग लियांग के साथ चली गई और जादू की अगली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सन मोक्सिंग ने ली किंग को जाते हुए देखा और खेद से कहा, तुम्हारे पास असाधारण कौशल होने के बावजूद ये सब व्यर्थ है। तुम्हें यहाँ अपना संप्रदाय स्थापित नहीं करना चाहिए था। जियांग द्वीप तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। किंग शियाओ संप्रदाय ने वास्तव में उसे बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि किंग शियाओ संप्रदाय जियांग द्वीप को भी पीछे छोड़ सकता है। महज कुछ दशकों में किंग शियाओ संप्रदाय के विकास से 1000 साल पुरानी विरासत को हिलाया नहीं जा सकता। अल्पविराम। कई दिनों बाद जिस आंगन में सन मोक्सिंग रहते थे वहां शाही आत्मा हॉल के शिष्यों का स्वागत किया जाता था, जिन्हें सूत्र भंडार की रक्षा के लिए बुलाया जाता था। इससे सन मोक्सिंग हैरान रह गया, जिसने आने के तुरंत बाद ही ऐसे अवसर की उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद उनकी अकादमी के शिष्यों को किंग शियाओ पर्वत पर तैनात किया गया। उन्हें सूत्र भंडार के बाहरी हिस्से की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया था। हालांकि वे भवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, फिर भी सन मोक्सिंग इससे बहुत संतुष्ट थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता 6 महीने तक चलेगी। इस दौरान संप्रदाय में तरह तरह के लोग आएंगे, इसीलिए हमें आपकी आवश्यकता है। संप्रदाय के लिए यह एक परेशानी का सबब है, लेकिन आपके लिए यह एक दुर्लभ अवसर है। साधारण शिष्यों को संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद शायद ही कभी ऐसा मौका मिलता है। शाही आत्मा हॉल का एक शिष्य सन मोक्सिंग और अन्य लोगों के सामने खड़ा हुआ और गंभीर भाव से बोला। उनके पीछे सूत्र भंडार था, जो वर्षों के जीर्णोद्धार के बाद एक विशाल विस्तृत इमारत बन गया था। उनके अलावा अन्य शिष्य भी उस क्षेत्र की रखवाली और गश्त कर रहे थे, जिससे वह क्षेत्र बेहद सुरक्षित हो गया था। सन मोक्सिंग और अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने देंगे। यूलिंग हॉल के शिष्यों ने जाने से पहले कुछ और निर्देश दिए। उनके जाने के बाद नए शिष्यों ने उत्साहपूर्वक इस पर चर्चा की। वे सभी सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्हें संप्रदाय में शामिल होने के तुरंत बाद इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने की उम्मीद नहीं थी। सन मोक्सिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार अगर उसका भेद खुल भी जाता तो उसे ऐसी जगह पर नहीं रखा जाता। इसके बाद उसे किंग शियाओ संप्रदाय की वंशावली के बारे में जानने का अवसर मिल सकता है। अल्पविराम। यह अप्रैल की शुरुआत है। जियांग झाओशिया आखिरकार लौट आया है। इससे पहले वह तलवार संप्रदाय के 5 शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे ले गया था और उनकी गतिविधियां मुख्य रूप से नानचू प्रांत में अज्ञात पवित्र भूमि की खोज में केंद्रित थीं। लेकिन कियू को उससे बहुत उम्मीदें थीं, जो नश्वर दुनिया के सच्चे ड्रैगन होने के भाग्य का स्वामी था। वास्तव में जियांग झाओशिया ने उन्हें निराश नहीं किया। वास्तव में उन्होंने एक पवित्र भूमि की खोज की। वह घाटी आध्यात्मिक पौधों से भरी है, लेकिन वहां की दुर्गंध भी बहुत घनी है, जिससे आसानी से मतिभ्रम हो सकता है। घाटी की रखवाली एक विशाल मेढक करता है। यदि आपकी साधना पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर नहीं है, तो आप आसानी से उसकी जीभ में फंसकर उसके पेट में लुढ़क सकते हैं। जियांग झाओशिया लंबी मेज पर बैठी थी और बात करते समय अपनी चाय का कप हिला रही थी। लेकिन कियू ने पूछा, क्या हम उस मेढक से संवाद कर सकते हैं? मैंने कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। जियांग झाओशिया ने जवाब दिया, फिर दूसरे हाथ से अपनी कमर से एक स्टोरेज बैग निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इसके अंदर इसके अवशेष हैं, जिन्हें मैंने इसकी जीवन शक्ति को निकालने के लिए ताबीज से सील कर दिया है। जियांग झाओशिया ने कटोरे में रखी गर्म चाय खत्म करने से पहले कहा। लेकिन कियू ने जांच करने के लिए अपना थैला निकाला और पाया कि मेढक का शव काफी बड़ा था, एक पहाड़ी भालू जितना बड़ा। अध्याय 274 संप्रदाय प्रमुख की पत्नी। शाबाश, मैं उस घाटी में किसी को भेजूंगा। क्या तुम्हारे साथ आए शिष्यों को रास्ता याद है? लेकिन कियू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को भंडारण थैली से बाहर निकाला, जियांग झाओशिया की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। जैसे जैसे संप्रदाय में शिष्यों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे पवित्र भूमियों पर दबाव भी बढ़ता जाता है, और अब स्वर्गीय पर्वत आत्माकुंड साधना के लिए एक प्रमुख पवित्र स्थान बन गया है। हाँ, उन्हें याद है। मैं इसे संभाल लूंगी। अब समय आ गया है कि मैं कुछ जिम्मेदारी लूं। जियांग झाओशिया ने सिर हिलाया। लेकिन कियू संतुष्टि से मुस्कुराए। यह अच्छी बात थी कि जियांग झाओशिया कुछ काम अपने हाथ में लेने को तैयार थी। हालांकि लेकिन कियू ने सत्ता संरचना स्थापित कर ली है, फिर भी कई चीजें हैं जिनके लिए उनकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, और कई छोटे मोटे मामले भी हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना होता है, जिससे उनके लिए पूरी तरह से शांति और सुकून पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दोनों भाइयों ने जादुई द्वंद्व प्रतियोगिता के बारे में बात की। जियांग झाओशिया को जियानडू पर बहुत भरोसा था। उनका मानना था कि जियानडू शीर्ष 3 में निश्चित रूप से जगह बना लेगा, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि जियानडू पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर पाएगा या नहीं। बड़े भाई, आपको क्या लगता है इस बार पहला स्थान कौन जीतेगा? जियांग झाओशिया ने लीकिन कियू के अनुमान पर भरोसा करते हुए ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। बादल। लीकिन कियू ने बिना किसी झिझक के स्पष्ट रूप से यह बात कही। बादल। जियांग झाओशिया दंग रह गया। उसने यूनकाई की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यूनकाई से उसका कभी कभार ही संपर्क हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूनकाई लीकिन कियू के शिष्यों से भी अधिक शक्तिशाली होगा। जी या, जियानडू और जू जिन सभी यूकाई से कमतर हैं। दिलचस्प। जियांग झाओशिया को अचानक एहसास हुआ कि संप्रदाय के बारे में उनकी समझ कुछ पुरानी हो चुकी थी। वे या तो मिशन पूरा करने के लिए पहाड़ से नीचे जाते थे या एकांतवास में रहते थे, इसलिए उन्होंने वास्तव में संप्रदाय के शिष्यों के बारे में जानने की उपेक्षा की थी। लेकिन कियू मुस्कुराए और बोली, शायद कुछ वर्षों में इसके लिए केवल आप, निंग, र और शेन यू ही प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। युवा पीढ़ी की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जियांग झाओशिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आपका मतलब है कि मुझे पीछे छोड़ा जा सकता है? नहीं, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूं कि युवा पीढ़ी को कम मत समझिए। भविष्य में आप उन्हें भी कुछ जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप न केवल तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ हैं, बल्कि संप्रदाय के आधार स्तंभ भी हैं। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप संप्रदाय के उपनेता हैं? लेकिन कियू ने गंभीरता से कहा, आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक पहुंचने के बाद उच्चतर स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। इसलिए लेकिन कियू को उम्मीद है कि जियांग झाओशिया एक अलग भूमिका निभा सकती हैं। जियांग झाओशिया सोच में पड़ गया।
लेकिन क्यू ने आगे कहा, किसी संप्रदाय को आध्यात्मिक चेतना के स्तर को पार करने वाले एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को तैयार करने में समय लगता है। इसलिए मुझे आशा है कि संप्रदाय अगले 10 वर्षों में आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर और अधिक साधकों को तैयार कर सकेगा। जियांग झाओशिया ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गई, मुझे पता है क्या करना है, मैं इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पर नजर रखूंगी। ली क्विनक्यू मुस्कुराए और फिर लिन जुनफेंग का उल्लेख किया। यदि गुरुजी अमृतत्व की प्राप्ति के लिए पर्वत से नीचे उतरते हैं और लौटकर किंगशियाओ संप्रदाय को उसकी वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो वे क्या सोचेंगे? इस विषय ने जियांग झाओशिया की दिलचस्पी बढ़ा दी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, उसे जरूर पछतावा हो रहा होगा। इतने साल बीत गए और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। क्या उसने सचमुच अमर संप्रदाय को खोज लिया होगा? शायद ये सचमुच संभव है, लेकिन क्यू ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। अल्पविराम। जैसे जैसे जून नजदीक आता गया, टूर्नामेंट और भी कड़ा होता गया, जिसका लक्ष्य जून तक शीर्ष 64 फाइनलिस्टों का चयन करना था। इसका मतलब ये था कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे। मई के मध्य में तलवार संप्रदाय के सबसे वरिष्ठ शिष्य और पिछले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शीर्ष 10 फिनिशरों में से एक हान लैंग को युनकाई ने हरा दिया, जो टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा उलटफेर था और इसने पूरे संप्रदाय को चौंका दिया। हान लैंग जियांग झाओशिया का शिष्य है और उसकी साधना पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी है। युनकाई से मिलने से पहले वह प्रथम स्थान का प्रबल दावेदार भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लड़ाई में युनकाई ने उस पर पूरी तरह से प्रभुत्व जमा लिया। 25 वर्षीय युनकाई भी पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, कुछ दखलंदाज उनके अतीत का सार निकालने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों को यह एहसास होने लगा कि युनकाई की साधना गति को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, यहाँ तक कि संप्रदाय में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी युद्ध प्रतिभा को देखते हुए उसकी शैली जूनिन के बराबर थी, शायद उससे भी बेहतर। युनकाई की पृष्ठभूमि भी कई शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गई। वह संप्रदाय के नेता के गुट का एक और विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है। संप्रदाय में शामिल होने से पहले ही संप्रदाय के नेता ने उसे बचा लिया था और कृतज्ञतावश वह उनका शिष्य बन गया। फिर संप्रदाय के नेता ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रशिक्षण देना शुरू किया। युनकाई की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, जिससे ली क्विनक्यू की वीरता और दूरदर्शी निर्णय एक बार फिर उनके शिष्यों के बीच चर्चा का विषय बन गए। एक आंगन के अंदर जिया अपने 5 करीबी दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और वे हान लैंग की हार के बारे में बात कर रहे थे। इस घटना से हान लैंग को गहरा आघात लगा। उन्होंने तलवार संप्रदाय के शिष्यों को तलवारबाजी का अभ्यास कराना बंद कर दिया और अपना पूरा दिन चट्टान पर ध्यान करते हुए बिताने लगे, किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। यांग लिन ने जिया की ओर देखकर पूछा, जिया, तुम्हारा युनकाई से काफी वास्ता रहा होगा। निजी जीवन में वह किस तरह की इंसान है? जिया के संपर्कों की बदौलत ली क्विनक्यू ने उन 5 को तलवार संप्रदाय में शामिल होने का प्रबंध किया। वे कई वर्षों से लगन से साधना कर रहे हैं और उनकी साधना में कोई कमी नहीं आई है। उनकी नज़र में युनकाई उनसे कनिष्ठ है, क्योंकि युनकाई उनसे बाद में संप्रदाय में शामिल हुआ था। युनकाई द्वारा हान लैंग को हराने का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनसे कम प्रशिक्षण समय वाला कोई व्यक्ति हान लैंग को कैसे हरा सकता है। तलवार संप्रदाय के ये शिष्य हान लैंग की ताकत से सबसे अच्छी तरह वाकिफ थे। जिया ने सोचते हुए कहा, निजी जीवन में भी वह उतनी ही निर्मम है जितनी द्वंद्व युद्ध के मंच पर। वह साधना की सच्ची दीवानी है, अपना लगभग सारा समय साधना में व्यतीत करती है। युनकाई की हान लैंग पर विजय ने भी उन्हें बहुत प्रेरित किया। उसे एहसास हुआ कि वह शायद युनकाई का मुकाबला नहीं कर सकता। वह स्वयं संप्रदाय के नेता द्वारा अनुशासित शिष्य है, तो वह संप्रदाय के नेता की शिष्या क्यों नहीं बन जाती? एक पुरुष शिष्य ने पूछा। उसके प्रश्न ने अन्य 4 शिष्यों की जिज्ञासा जगा दी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में इस संप्रदाय के कई अनुयायी उत्सुक हैं। जिया ने एक अजीब सी मुस्कान दी और धीमी आवाज में कहा, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप इसे इधर उधर मत फैलाना। आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको अब भी हम पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल सही, मुझे जल्दी बताओ। यांग लिन और अन्य लोगों के उकसाने पर जिया ने रहस्यमय ढंग से कहा, क्योंकि वह अपने गुरु की शिष्या नहीं बनना चाहती, वह कोई और बनना चाहती है। एक और पहचान। सभी लोग हैरान थे, लेकिन यांग लिन को कुछ सूझा और उसके चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। जिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुमने इस बारे में सोचा भी नहीं? उसकी और क्या पहचान हो सकती है? वह संप्रदाय प्रमुख की पत्नी बनना चाहती है। जब भी हुयान उसे वरिष्ठ बहन कहकर बुलाता है तो उसे गुस्सा आता है। सभी लोग बेहद आश्चर्यचकित थे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि युनकाई, जो द्वंद्वयुद्ध के मंच पर एक परी की तरह ठंडी और अलग थलग रहती थी, उसका ये पक्ष भी होगा। वे तुरंत उत्साहित हो गए और ली क्विनक्यू के दृष्टिकोण को जानने के लिए विस्तार से जानकारी जुटाने लगे। बेशक मेरे गुरुजी उसके विचारों को भांप लेते हैं और उससे बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, जिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन इन शब्दों ने यांग लिन की आंखों में चमक ला दी। एक बार कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो अफवाहें और गपशप फैलना स्वाभाविक है। बादल कुछ ऐसा ही है, बहुत से लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। हान लैंग को हराने के 5 दिन से भी कम समय के भीतर ये खबर कि वह संप्रदाय के नेता की पत्नी बनना चाहती है, संप्रदाय के भीतर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे शिष्य और भी उत्साहित हो गए। इसके चलते ली क्विनक्यू के बारे में उनके शिष्यों के बीच भी चर्चा होने लगी। शिष्यों ने पाया कि संप्रदाय के नेता में कोई खामी नहीं थी और वह महिला शिष्यों की प्रशंसा के सभी मानदंडों को पूरा करते थे, फिर भी उनका किसी के साथ कोई रोमांटिक संबंध नहीं था। धीरे धीरे शिष्यों की चर्चा बादलों से हटकर इस बात की जिज्ञासा में बदल गई कि उनके संप्रदाय के नेता को किस तरह की महिला पसंद थी। दूर स्थित पर्वत चोटियों से छनकर आती सूरज की रोशनी सन मोक्सिंग पर पड़ी। उसने ऊपर देखा तो सूरज की रोशनी उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। सूरज उगने के साथ ही सन मोक्सिंग का मूड बेहतर नहीं हुआ, वह अब भी फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा था कि शास्त्र मंडप में आकर वह इसकी दाववादी शिक्षाओं का अध्ययन कर सकेगा, लेकिन पता चला कि अंदर आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र के साधक मौजूद थे, इसलिए उसने अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं की। उसके पास मार्शल आर्ट टूर्नामेंट देखने का भी समय नहीं है, किंगशियाओ संप्रदाय की खुफिया जानकारी की जांच करने की तो बात ही छोड़िए। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। आते ही उसे इस जगह पर क्यों भेज दिया गया?
और शास्त्र मंडप में मौजूद आध्यात्मिक जगत के साधक वहीं क्यों ठहरे हुए हैं और वहां से क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या झाओ जैन जानबूझकर उसे निशाना बना रहा है? ये पहली बार नहीं था जब सनमोक सिंह ने किसी साधना संप्रदाय में घुसपैठ की थी। वह हमेशा अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के बल पर सुरक्षित निकल आता था। अगर कुछ गड़बड़ होती तो वह चुपके से निकल जाता। ठीक है, चलिए निकलने का मौका ढूंढते हैं। पहले उत्तर की ओर जाकर जायजा लेते हैं, फिर वापस आकर जानकारी जुटाते हैं। सनमोक सिंह ने मन ही मन सोचा कि उसे जियांग द्वीप वापस जाने के लिए किसी भी हालत में किंगजियाओ संप्रदाय से होकर गुजरना ही पड़ेगा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अभी भी जारी है, फिर भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में शिष्य धर्मग्रंथ मंडप में आते हैं। सनमोक सिंह जैसे कई बाहरी शिष्य इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में धर्मग्रंथ मंडप से गुप्त नियमावली चुराना आसान नहीं है। अपना निर्णय लेने के बाद सनमोक सिंह को राहत महसूस हुई और उन्होंने अपनी पिछली मानसिकता को फिर से अपना लिया और शिष्यों के आने जाने का अवलोकन करने लगे। यहाँ रहने से सनमोक सिंह को ऐसा महसूस हुआ कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, शिष्यों का एक समूह अंततः उन्हें राहत देने के लिए आया। वह अपने साथी शिष्यों से बातें करते और हंसते हुए पहाड़ से नीचे उतरा। ये तो बस एक अस्थायी जिम्मेदारी थी और फिलहाल वह इस काम से छुटकारा नहीं पा सकता था। उसके विपरीत बाकी शिष्य इस काम से बहुत संतुष्ट थे। अगर वे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के अंत तक टिके रहे तो उन्हें भरपूर इनाम मिलेंगे, जिनमें किंगशियाओ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दाव अवसर भी शामिल है। किंगशियाओ पर्वत के पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए वे बातें करते और हंसते रहे और भविष्य के लिए खूबसूरत सपनों से भरे हुए थे। अचानक महिला शिष्यों का एक समूह नीचे पहुंचा, जिससे सनमोक सिंह के साथी शिष्यों का ध्यान आकर्षित हुआ। ये सभी महिला शिष्याएं स्वभाव से उत्कृष्ट थीं और उनकी हंसी और बातचीत काफी तेज थी। उनकी अगुवाई युनकाई कर रही थी। युनकाई बिना कुछ बोले सबसे आगे चल रही थी। उसका ठंडा चेहरा उसे बेहद मुश्किल व्यक्ति जैसा दिखा रहा था। ये महिला शिष्याएं वे थीं जो युनकाई के साथ पेंचेंग से आई थीं। कई वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने युनकाई को केंद्र में रखकर एक छोटी टीम बनाई और उन्हें विभिन्न हॉलों में तैनात कर दिया गया। युनकाई की नज़र अचानक पहाड़ पर चढ़ते हुए शिष्यों के एक समूह पर पड़ी। उसने सनमोक सिंह की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। सनमोक सिंह ने युनकाई की निगाहों को देखा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अभी तक युनकाई के युद्ध कौशल को नहीं देखा था और उसे ये भी नहीं पता था कि यह महिला हाल ही में संप्रदाय की सबसे लोकप्रिय प्रतिभाशाली छात्रा है। उसी अकादमी के अन्य शिष्य भी इसी प्रकार के थे। अकादमी में प्रवेश करते ही उन्हें धर्मग्रंथ मंडप में भेज दिया गया था और उन्होंने बहुत से युद्ध नहीं देखे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कभी बादल नहीं देखे थे। शक्तिशाली आभा से युक्त महिला शिष्यों के इस समूह का सामना करते हुए सनमोक सिंह और अन्य लोगों ने सहज रूप से अपने मुंह बंद कर लिए और बोलना बंद कर दिया। जब दोनों पक्ष आमने सामने आने ही वाले थे, तब सनमोक सिंह और अन्य लोगों ने पीछे हटने का विकल्प चुना। युनकाई सनमोक सिंह के सामने रुक गई और उस पर एक नज़र डाली। इस नज़र ने सनमोक सिंह के दिल की धड़कन तेज कर दी और उसे ऐसा लगा जैसे उसे पूरी तरह से देख लिया गया हो। इस महिला का साधना स्तर काफी ऊंचा है। सनमोक सिंह ने तुरंत नजरें फेर लीं। उसे अपनी आभा छिपाने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। शास्त्र मंडप में मौजूद आध्यात्मिक स्तर के साधकों ने भी उसे नहीं देखा था, इसलिए पोषण युवान स्तर के साधक के लिए उसे पहचान पाना असंभव था। हालांकि युनकाई की आवाज आई, मेरे साथ आओ। ये सुनकर सनमोक सिंह ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उसी आंगन में मौजूद अन्य शिष्य भी स्तब्ध रह गए। युनकाई, क्या आप उसे जानते हैं? एक महिला शिष्या ने उत्सुकता से पूछा। बादल, ये नाम सुनकर सनमोक सिंह और बाकी सब लोग पीले पड़ गए। हाल ही में वे युनकाई का नाम हर समय सुन रहे थे। उसकी लोकप्रियता झाओ जैन और हुयान से भी आगे निकल गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोग यह मानने लगे थे कि वह किंगशियाओ संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्रा है। युनकाई ने कहा, मैं उसे नहीं जानती, मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये सुनकर महिला शिष्यों ने सिर हिलाया और सभी ने अपनी निगाहें सनमोक सिंह की ओर घुमा लीं। हालांकि युनकाई के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, फिर भी वह संप्रदाय के नेता की व्यक्तिगत शिष्या है। अगर वह किसी शिष्य से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? सनमोक सिंह के साथ एक ही आंगन में रहने वाले सभी शिष्य उनकी आभा से भयभीत थे और सनमोक सिंह के लिए बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। तुम आ रहे हो या नहीं? युनकाई ने अपनी आंखों से सनमोक सिंह को धमकी देते हुए फिर पूछा। सनमोक सिंह असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास मजबूरी में सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद वह युनकाई के पीछे पीछे पास के जंगल की ओर चला गया, जबकि महिला शिष्याएं वहीं रुककर प्रतीक्षा करने लगीं। सनमोक सिंह की साथी शिष्याएं भी अत्यंत निष्ठावान थीं और उन्होंने भी वहीं रुककर प्रतीक्षा की। सनमोक सिंह युनकाई के पीछे पीछे चल रही थी। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युनकाई उससे क्यों मिलना चाहती है। अगर वह वाकई उसकी साधना के स्तर को समझ गया होता तो वह इसे कैसे समझाता? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। आखिरकार ये किंगशियाओ संप्रदाय है, जब तक बेहद जरूरी न हो वह कोई कदम नहीं उठा सकता। एक सुनसान जंगल में पहुंचने के बाद युनकाई मुड़ा, सनमोक सिंह की ओर देखा और कहा, पोषण युवान क्षेत्र के 9वें स्तर के, मुझे बताओ तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? सनमोक सिंह के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसकी साधना के स्तर को भांप लिया होगा। क्या पोषण युवान क्षेत्र का 9वां स्तर? सनमोक सिंह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। युनकाई ने उदासीनता से कहा, शायद आप ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहते, है ना? ये सुनकर सनमोक सिंह समझ गया कि उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है। मैं एक विद्रोही साधक हूं जो यहाँ बसना चाहता हूँ। मैं कई महीनों से किंगशियाओ संप्रदाय का शिष्य हूँ और मैंने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। आप अन्य शिष्यों से पूछ सकते हैं। इस दौरान मैं शास्त्र मंडप के बाहर पहरा दे रहा था। ये सुनकर युनकाई ने उससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसे ध्यान से देखते हुए कहा, एक दोस्ताना मुकाबला? क्या? सनमोक सिंह दंग रह गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसने कई संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने आया होगा। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या यह अनुचित नहीं है? युनकाई ने कहा, चिंता मत करो, भले ही चीजें हाथ से निकल जाएं और दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगी।
सनमोक सिंह को दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखकर अप्रिय महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो दूसरा व्यक्ति किसी शिकार को देख रहा हो। उसने यूनकाई के बारे में सुना था, जो पोषण युवान क्षेत्र के 8वें स्तर पर था और केवल 25 वर्ष का था। ये जानते हुए कि वह केवल ची पोषण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे चुनौती देने की। किंगशियाओ संप्रदाय के वे नीच कनिष्ठ लोग। सनमोक सिंह ने गहरी आवाज में पूछा, अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें गुस्सा और शर्मिंदगी नहीं होगी, है ना? यूनकाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं हार ही नहीं सकती। इन शब्दों से सनमोक सिंह बेहद क्रोधित हो गया। क्यूशु के साधक सचमुच अज्ञानी हैं। क्या उन्हें यह नहीं पता कि उनकी साधना के स्तर में अंतर इतना अधिक है कि उसे पार करना असंभव है? तो चलो। सनमोक सिंह ने अपना हाथ उठाया, एक जेड पंखा निकाला और अचानक उसकी आभा बदल गई। डूबते सूरज की हल्की रोशनी जंगल में फैलकर उस पर पड़ी। 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र की आभा प्रचंड ज्वाला के समान थी। यूनकाई की आंखें चांदी नीली हो गईं और जैसे ही यह परिवर्तन हुआ वह सनमोक सिंह पर झपटी। अल्पविराम। रात होने वाली थी। ली क्विंक्यू लिंगजियाओ कोर्टयार्ड में चले गए और उन्होंने झांग यूचुन, जियांग झाओक्सिया, ली डोंग्यू और ली सिफेंग को एक लंबी मेज के चारों ओर बैठे हुए बात करते देखा। वरिष्ठ भाई, आप आखिरकार आ ही गए। 9वें स्तर के एक रहस्यमय साधक ने संप्रदाय में घुसपैठ कर ली है और यूनकाई ने उसे खोज निकाला है। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? ली डोंग्यू ने ली क्विंक्यू से पूछा। झांग यूचुन के चेहरे पर मुस्कान थी और वह असामान्य रूप से ऐसी बातों से चिंतित नहीं था। जियांग झाओशिया ने भौहें चढ़ाईं, मानो वह सोच में डूबी हुई हो। ली सिफेंग वाइन लॉकी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उनकी निगाहें ली क्विंक्यू पर नजर रख रही थीं। ली क्विंक्यू ली डोंग्यू के बगल में बैठ गई और पूछा, क्या हुआ? अपनी बात स्पष्ट करो। मैं सर्दियों के महीने में सूर्यास्त से ठीक पहले जो कुछ हुआ उसका वर्णन करूंगा। यूनकाई का सामना सनमोक सिंह से हुआ और उसने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। अंत में यूनकाई ने सनमोक सिंह को बुरी तरह घायल कर दिया। उनकी लड़ाई से इतना शोर मच गया कि अन्य शिष्यों का ध्यान भी आकर्षित हो गया। जब संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को पता चला कि सनमोक सिंह 9वें स्तर का बागी साधक है तो वे चिंतित हो गए, इसीलिए झांग यूचुन और अन्य 3 लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वह व्यक्ति अब कहाँ है? ली क्विंक्यू ने पूछा। झांग यूचुन ने उत्तर दिया, हमने उसे उसी आंगन में वापस भेज दिया जहाँ वह पहले रहता था। यूनकाई ने हमें उसे गिरफ्तार नहीं करने दिया, इसलिए हम केवल उस आंगन की रखवाली के लिए लोगों को भेज सके। ली क्विंक्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि यूनकाई मान गया है तो उसे अपना वादा निभाना चाहिए। क्या इस दुष्ट साधक ने संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से कुछ भी गलत किया है? झांग यूचुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह महज एक संयोग है कि उसका तबादला धर्मरथ मंडप में हो गया है। झाओ जैन के वहां प्रभारी होने के कारण उसे गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा। हम कुछ समय और उस पर नजर रख सकते हैं। उस समय शेन युए ने ली क्विंक्यू को चुनौती दी थी और हारने के बाद ही वह किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल हुई थी। कई उदाहरणों को देखते हुए झांग यूचुन भी 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र में किसी भी बागी साधक को अपने वश में करना चाहता था। 9वें स्तर के पोषण सार क्षेत्र में एक साधक को विकसित करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन क्यू जानता था कि सनमोक सिंह किसी अन्य साधना संप्रदाय का जासूस था। अगर सनमोक सिंह का भाग्य चंचल न होता तो उसे इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। यह अच्छी बात है कि अब सनमोक सिंह के ठिकाने का पता चल गया है ताकि दूसरे लोग इस मामले को संभाल सकें। मुझे नहीं लगता कि वह कोई दुष्ट साधक हो सकता है। एक दुष्ट साधक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लेकिन क्यू ने कहा। झांग यूचुन ने सिर हिलाया, वह भी यही सोच रहा था और वह सनमोक सिंह को अपने पक्ष में करने के तरीकों पर विचार कर रहा था। जियांग झाओशिया ने लेकिन क्यू की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाई, एक बार जब यूनकाई आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में पहुंच जाए तो क्या हम उसे मेरे साथ अभ्यास करने के लिए कह सकते हैं? जब जियांग झाओशिया को पता चला कि यूनकाई ने केवल 8वें स्तर की साधना से 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र के एक साधक को हरा दिया था तो यूनकाई के बारे में उसकी राय पूरी तरह बदल गई। दूसरा, जू निंग आ गया है। वह जू निंग की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए दूसरी महिला उसे पीछे नहीं छोड़ सकती, है ना? लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, वह बहुत खुश होगी। हालांकि उन्हें यूनकाई पर पूरा भरोसा और उम्मीदें थी, फिर भी इस साल उनके प्रदर्शन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब से यूनकाई ने हुनयुवान धर्मग्रंथ का अध्ययन करना शुरू किया है तब से उसकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का विजेता पहले ही तय हो चुका है। झांग यूचुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यूनकाई के बारे में उनकी अच्छी राय थी। यूनकाई जू निंग से काफी मिलती जुलती है। वह केवल ली क्विंक्यू की आज्ञा का पालन करती है और उसके पास कोई शक्ति नहीं है। झांग यूचुन को आशा है कि उसके जैसी और भी प्रतिभाशाली शिष्याएं होंगी जिससे संप्रदाय के नेता की शक्ति सुदृढ़ हो सकेगी और संप्रदाय के उच्च अधिकारियों का दबदबा कायम रह सकेगा। सत्ता को हर कोई तुच्छ नहीं समझता। प्रतिभा जितनी अधिक होगी, महत्वाकांक्षा उतनी ही अधिक बढ़ेगी। इस संप्रदाय में जू निंग और यूनकाई जैसे प्रतिभाशाली शिष्य बहुत कम हैं। अपने दोनों बेटों द्वारा यूनकाई की प्रशंसा करने की बात याद करके ली सिफेंग के मन में मिलीजुली भावनाएं उमड़ आईं। उन्होंने पहले भी यूनकाई की जादुई शक्ति देखी थी और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। किसी युवा व्यक्ति से पीछे रह जाना सुखद अनुभव नहीं होता। एक ही समय पर सनमोक सिंह बिस्तर पर लेटा हुआ था और खिड़की के बाहर चमकते चांद को निहार रहा था। उसने अपने दांत भींचे और उसकी आंखों से आंसुओं की 2 धारें बहने लगीं। उद्धरण चिन्ह